बाजार में आज कमजोरी का दिन, लेकिन निचले स्तर से स्मार्ट रिकवरी भी आती हुई दिख रही है। आखिरी 1.5 घंटा होगा बेहद अहम, बेहद इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज है हफ्ते की क्लोजिंग। तो किन लेवल्स पर क्लोज होंगे और उस लिहाज से क्या करनी है आपको अगले हफ्ते की तैयारी, फोकस रहेगा इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिल्वी, साथ ही मैं हूं दिवांशी आशर। और आज आप देखिए बाजार में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिख रहा है। सारी इंडाइसेस लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आज की बड़ी बातें कौन सी हैं। अनिल सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बड़ी बात यही है, कमजोरी है, बाहर से आई है, थोड़ा सबका साथ देने के लिए हम भी गिर गए। अमेरिका से आई है, फिलहाल 200 नीचे हम निफ्टी पर और 325 पॉइंट नीचे हैं हम बैंक निफ्टी पर। ओके, और इसके अलावा सेंसेक्स पर लगभग 700 अंकों का नुकसान है। इसके अलावा सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आज कमजोरी आईटी में, जो प्रेशर इंडेक्स में बन रहा है वो आईटी से ज्यादा बन रहा है। रियल एस्टेट कमजोर है, लेकिन उनका वेटेज ज्यादा नहीं। बैंक्स, इनका वेटेज है, ये भी कमजोर है, और एनबीएफसीज भी आज कमजोर होती दिख रही है। ये सारे इंडेक्स 1 से 1.5% तक कमजोर आपको नजर आएंगे। ठीक है, आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी कमजोर है, और ये दोनों इंडेक्स 1.5% नीचे, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली अच्छी खासी है। अब आइए डाउ फ्यूचर्स, ये सुबह से कमजोर है, लेकिन सुबह जितने कमजोर थे उसके मुकाबले में कम कमजोर है। कैसे? सुबह हम पहले 200 पॉइंट कमजोर थे डाउ पे, फिर 150 हुए, अब 101 पॉइंट कमजोर हम डाउ पर नजर आ रहे हैं और 80 रह गए। वेरी गुड, ये स्पीड से रिकवर हुए तो फिर 3:30 बजे तक तो डाउ फ्यूचर बराबर हो जाना चाहिए मुझे सर। बिल्कुल, सुबह से बीच में भी रिकवरी आई थी 12:30 के आसपास। अच्छा, जब मैंने देखा था, लेकिन उसके बाद कहाँ तक पहुंचा था? ग्रीन में? हमने नहीं, ग्रीन में, अरे ग्रीन में तो करवाओ। तभी हमने देखा था करीब 70 अंकों की ही बिकवाली थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं वापस एक बार डिप आके रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो थोड़े से आज हम देख रहे हैं वॉलेटाइल डाउ फ्यूचर्स होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, अब तक का जो मार्केट है, राइट, आपको क्या फील हो रहा है? खराब या अच्छा? सर इन बिटवीन है, आपने जो रेंज दिया था उस हिसाब से तो इन बिटवीन है। चलिए, अब ये ना देवांशी बहुत स्मार्ट हो गई है, मेरे साथ बैठ के बोले कि कोई भी जवाब देने में फंसना है। लेकिन एक चीज देवांशी दिमाग से निकाल दो कि ऐसे है ना, नोटा में भी फंसना होता है। फंसाने वाला काम कहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, बढ़िया चीज क्या है, अगर आपको बढ़िया चीज देखनी तो ये कि आप ऊपर से सिर्फ 50 पॉइंट गिरे हैं। क्यों? 200 गिरे हुए दिखेंगे तो आपको खराब फील होगा। आज का हाई है 17,454 का, तो जहां खुले वहां से 50 पॉइंट नीचे, जहां आज आपने बॉटम बनाया वहां से 100 पॉइंट ऊपर है, 17,300 से। करेक्ट, सो इन बिटवीन है। अब आज वीकली क्लोजिंग है, मैं आपको एक लेवल देता हूं, 17,463। ठीक है, अगर इसके ऊपर बंद होते तो आप उतने खराब नहीं है, फिर भी खराब तो हैं, क्योंकि कल 17,600 की क्लोजिंग हुई, आज 17,465 भी मिलता है तो कोई अच्छा तो नहीं है, लेकिन कितना कम खराब हो हमें अब वही डिसाइड करना है। सो मेरा लेवल जो है वो 17,450, 475 के ऊपर अगर आज हम बंद हो जाते, बंद होने में तो ठीक है, कोई इतने बुरे नहीं है। दूसरी बात, अगर हम 17,400 या इसके नीचे बंद होते हैं तो फिर रिस्क वही वाली पुरानी वाली 17,100, 150 वाली खुलती है, वहां तक हम जा सकते हैं, उसका ऑप्शन खुला हुआ रहता है आपके पास। तो देखते हैं कहाँ क्या कुछ होता है। एक और अच्छी चीज बताता हूँ इस मार्केट की, वो बैंक निफ्टी में 38,400 के नीचे गया जरूर, 38,500 के नीचे, लेकिन टिका नहीं, कुछ मिनटों के लिए गया फिर ऊपर आ गया। सो जो आज याद है हम बात ये करते हैं कि 38,500 ही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसको बैंक निफ्टी तोड़ नहीं रहा। और पिछला 1.5-2 घंटा देखिए, मिड सेशन में बैंक निफ्टी चुपचाप धीमे धीमे ऊपर जाने की कोशिश करा, बढ़त बना रहा है। ये इतनी मजबूती एक साथ दिखी है बैंक निफ्टी में बहुत देर से। सो ओवरऑल ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स के चलते हमको गिरना जरूरी था, लेकिन जितना ज्यादा गिरते उसके मुकाबले में कम गिरे, बच गए थोड़े, ठीक है, उतने बुरे नहीं। डन, चलिए, तो ये तो होगी बात अब तक की बाजार की। 2:30 बजे आपके लिए स्ट्रेटजी तैयार है, नतीजों के लिए आज से बहुत सारा एक्शन है। देखो, रियल बहुत आने वाले, हो सकता है स्ट्रेटेजी 2:30 के पहले भी आ जाए, जब टाइम मिलेगा तभी कर देंगे, क्योंकि फिर बाद में क्या, रिजल्ट के चक्कर में 2:45 बज जाती है, फिर कुणाल जी बोलते हैं अनिल जी अभी तक आई नहीं, अपने को किसी को सुनना नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम पहले भी दे सकते हैं। हाँ, कुणाल जी सुन लिया ना आपने? अनिल जी अच्छा है, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है अनिल जी। हाँ, 2:30 बजे की। वैसे अनिल जी कौन सा लेवल है? ना, वो किसी दिन आपको तब पता चलेगा जब मुंबई आपको बजट कैफे में आने के लिए 2:30 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, 2:15 बजे उड़ जाए। आपके लिए जितना जल्दी हो अच्छा है। सही वक्त पर सही काम होना चाहिए। नहीं, चिंता न करें कुणाल जी, अगर ऐसा होता आपके लिए स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट भेजेंगे, लेकिन आपको बुलाएंगे जरूर।
आप हमारे सबसे प्रिय एक्सपर्ट्स में से एक है, आपको थोड़ी छोड़ सकते हैं, आपके बगैर बजट थोड़ी हो सकता है। आइए, तब तक तैयार है हमारे वरुण और तैयार है हमारे कुशल। ट्रिगर्स कौन बताएगा? कुशल बताओ, कब तक के? सैटरडे, संडे, मंडे? संडे नहीं है सर। संडे कुछ काम नहीं है? नहीं, संडे कोई काम नहीं। ओके, चलिए बताइए। तो आज के भी हैं, तो जो नंबर्स आने वाले हैं हेडलाइंस में हमने बात ही की उनकी, तो उस पर रिपीट नहीं करूंगा। बट अशोक लेलैंड जो है नंबर्स के साथ साथ करीब 250 करोड़ रुपए जुटाने पर बोर्ड बैठक भी करने वाला है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी नंबर्स के साथ साथ डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है। तो सरकारी कंपनी है, यहाँ पर डिविडेंड के लिहाज से आपको फोकस रखना चाहिए। भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आज आते हुए नजर आएंगे। साथ ही कल के सत्र में हिंदुस्तान कॉपर और मुथूट फाइनेंस अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे एफएनओ स्पेस से। साथ ही हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस पर फोकस रखिए। 12 फरवरी यानी कि कल नतीजों के साथ साथ चौथे अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। और थायरो केयर टेक्नोलॉजीज भी नंबर्स अपने डिक्लेयर करेगा और साथ ही अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक करेगा। सोमवार को 14 फरवरी कोल इंडिया, आइशर मोटर्स और ग्रासिम अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे निफ्टी से। साथ ही एफएनओ स्पेस में अदानी एंटरप्राइजेस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इप्का लैब, मनप्पुरम फाइनेंस और एनबीसीसी के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। टेक्सटाइल के लिए पीएलआई स्कीम में आवेदन देने की आखिरी तारीख है, आपको याद होगा ये एक्सटेंड कर दी गई थी डेट, तो सोमवार को यहाँ पर ये लास्ट डेट है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर नतीजों के साथ साथ तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। स्पंदना स्फूर्ति नतीजे के साथ साथ प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होगी। और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन भी आप देखिए यहाँ पर नंबर्स तो आएंगे ही, साथ ही तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी बैठक करती हुई दिखेगी। दो स्टॉक्स कोरोमंडल इंटरनेशनल और आईटीसी लिमिटेड अंतरिम डिविडेंड जो इन्होंने डिक्लेयर किया था उस पर एक्स डिविडेंड ये ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और भारत के सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आंकड़े आएंगे जनवरी महीने के। साथ ही जापान के जो चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े हैं वो भी ये डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे ट्रिगर सोमवार तक के बता दिए, और सोमवार को कुशल आगे के बता देना आप। ठीक है, ओके। चलिए, तब तक वरुण तैयार है आज का एक्शन बताने के लिए। सुबह 9:15 बजे से लेकर अभी तक 9:15 से 2 बजे तक, 2 बजे तक के हैं। 1:50, 1:45 कब तक के हैं अनिल जी? ऑलमोस्ट 1:45 तक के। हाँ, कट ऑफ टाइम तो पता रहना चाहिए ना अपने को। 1:57 पे मेल भेजा है, तो 1:45 से लेकर 2 के बीच में आप क्या कर रहे थे? मेल भेज रहा था, ग्राफिक्स बना रहे थे अनिल जी, और फिर यहाँ आके बैठे थे। सर मेरे से करवाया है, आज मेरे से करवाया है इसने। चलिए बताइए, क्या क्या खबरें ढूंढ ली आपने? तो अनिल जी, जैसे कि डीवीज लैब हमने बताया था कि अच्छे नतीजे आएंगे और बेहतरीन नतीजे इस कंपनी ने पेश किए। मुनाफा 902 करोड़ पे आया है, 627 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन 40.5% से बढ़ के 44% पे आए हैं, तो ये नतीजे अच्छे रहे हैं। इंडिया सीमेंट यहाँ पे स्टैंड अलोन मुनाफा जो है 3.3 करोड़ पे आया है। एक अच्छी बात है कि मुनाफा आ चुका है, क्योंकि हमारा अनुमान वैसे भी था कि मुनाफा या घाटा भी आ सकता है। कुछ लोग घाटा मान के चल रहे थे। 2 करोड़ के आसपास का हमारा अनुमान था, लेकिन मार्जिन 18.5% से गिर के 9.4% पे आए हैं। मदरसन सुमी यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 245 करोड़ पे आया है, 325 करोड़ के आसपास का अनुमान था। इसके अलावा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 10.5% से गिर के 6.7% पे आया, तो थोड़ी कमजोरी है। बिरला टायर यहाँ पे 76 करोड़ से घाटा जो है वो बढ़कर 106 करोड़ के आसपास आया है, और आय जो है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने मिली है। मार्क्सन्स फार्मा यहाँ पे आय जो है 358 करोड़ से बढ़ के 368 करोड़, और मार्जिन जो है गिरे 25% से गिर के 16%। हुड को 390 करोड़ से घटकर मुनाफा जो है 190 करोड़ के आसपास आया है। एक्सो नोबल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप के नंबर है, क्योंकि मुनाफा 87.3 करोड़ से घटकर 83.8 करोड़ के आसपास आया है। गोदरेज इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आए हैं, और यहाँ पे नतीजे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े अच्छे हैं, क्योंकि मार्जिन बढ़े हैं 3.9% बढ़ के 6.9%। मुनाफा जो है 132 करोड़ से बढ़ के 144 करोड़। तो इस तिमाही में काफ़ी कम कंपनियाँ हैं जिनके मुनाफा और मार्जिन दोनों बढ़ा है, उसमें से गोदरेज इंडस्ट्रीज है। आईओसी यहाँ पे स्टायरिन, ब्यूटाडिन रबर जो है उस पर ड्यूटी जो है वो जारी रह सकती है। इस तरह की खबर जो सुबह आई उसके बाद आपको आईओसी पे इसका इम्पैक्ट भी देखने मिला। जेएसडब्ल्यू स्टील, जनवरी में जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है उसमें करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं ब्लॉक डील्स हुई है यहाँ पे अदानी विल्मर में 1.27 करोड़ शेयर्स के आसपास के बड़े सौदे हुए हैं, और सुबह से ये स्टॉक काफ़ी हरकत में भी है। ओके, तो ये है आपके लिए एक्शन वाला स्टॉक जहां पर बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी। आज फाइनली लाल निशान में दिखाई, नहीं तो काफ़ी हद तक तेजी के मूड में था स्टॉक लिस्ट होने के बाद से। आइए, बाजार 17,400 की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। वापस से 17,375 के आसपास है। 38,600 के आसपास बैंक निफ्टी है। आखिरी 1.25 घंटे का ट्रेड बचा है। आइए, एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार और साथ ही वरुण हमारे साथ हैं ये। आइए, एक बड़ी खबर जो ब्रजेश आपको बताना चाहते हैं और बता रहे हैं हमारी कंपनी से रिलेटेड। ब्रजेश बताइए।
बिल्कुल, ये खबर ये है, निवेशकों को सावधान करने वाली खबर है कि जी मीडिया को लेकर तमाम सारी अफवाहें लोग फैला रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि गौतम अडानी के साथ बात हो रही है डॉक्टर सुभाष चंद्रा की, या किसी और ग्रुप के साथ बात हो रही है। तो जो प्रमोटर ग्रुप है उसकी तरफ से ये सफाई आई है कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, किसी के साथ जी मीडिया की बिक्री को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। और जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं शायद वो जी मीडिया के शेयरों में सट्टेबाजी करना चाहते हैं, या गलत तरीके से लाभ कमाना चाहते हैं, या निवेशकों को गुमराह करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ नियम के हिसाब से सेबी को जांच करनी चाहिए कि कौन है, उनका क्या मकसद है, क्या उनका छुपा हुआ इरादा है जो जी मीडिया को लेकर गलत अफवाहें फैला रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये इस बात से ही साफ हो जाता है, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप ने पिछले महीने ही कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, मोटी रकम निवेश की है। तो इसलिए निवेशकों को ये बात समझने की जरूरत है प्रमोटर ग्रुप की सफाई से कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। गौतम अडानी और डॉक्टर सुभाष चंद्रा के बीच इसको लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही है, जी मीडिया की बिक्री को लेकर के। तो निवेशकों को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए, भले ही कितनी भी इस तरह की अफवाहें फैलाई जाएं। और ये बाकायदा इस तरह की अफवाहों का खंडन कंपनी ने जनवरी में भी किया था, फिर भी कुछ लोग जो है निवेशकों को गुमराह करना चाहते हैं। तो यहाँ ये समझने की चीज है कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो ब्रजेश, आप कह रहे हैं कि जनवरी के मध्य में भी मुझे पता है कि ये खबरें जनवरी के पहले हफ्ते में सफाई दी गई थी। हाँ। लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो इसको लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, और इसीलिए प्रमोटर ग्रुप की ओर से आज फिर से सफाई आई है कि खास तौर पर अदानी ग्रुप को लेकर के अफवाह फैलाई जा रही है कि गौतम अदानी और डॉक्टर सुभाष चंद्रा के बीच बातचीत हो रही है, या अडानी एंटरप्राइजेस और डॉक्टर सुभाष चंद्रा के बीच बातचीत हो रही है। तो प्रमोटर ग्रुप की जो सफाई है उसमें यह साफ साफ है कि कहीं ऐसी कोई बातचीत नहीं है। बल्कि अगर आप देखें, अगर एक्सचेंज फाइलिंग में जाकर के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि प्रमोटर उल्टा जी मीडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी कंसोलिडेट कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई अफवाह फैला रहा है कि बिक्री की बात है या इस तरह की बात है, तो नियम के हिसाब से सेबी को देखना चाहिए कि कौन है जो ऐसी अफवाहें फैला करके मुनाफा कमाना चाहता है। इसको लेकर क्या जी मीडिया की तरफ से सेबी को भी कोई चिट्ठी लिखी गई है? नहीं, देखिए, ये तो अब चिट्ठी अभी नहीं लिखी गई है, लेकिन ये कि इस तरह की जब भी चीजें होती हैं तो रेगुलेटर को अपने आप ही इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए कि निवेशक को, क्योंकि ये ऐसी चीजें अगर कोई फैलाता है तो वो निवेशकों के साथ अन्याय कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो इसलिए रेगुलेटर को तो अपने आप ही इस तरह की अफवाहें अगर कोई उड़ती हैं, इस तरह के एक्शंस कोई करता है, तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ओके। एक दो चीज आपने कही, एक चीज तो है कि प्रमोटर्स अपनी स्टेक ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं। तो वरुण हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण, पहले वो बात बताएं कि यहाँ प्रमोटर्स अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर प्रमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं तो उनका इरादा बेचने का नहीं है, बल्कि कंपनी में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाकर मजबूत करने का है। और दूसरी चीज, क्या वाकई में कंपनी के फाइनेंशियल इस तरफ इशारा करें कि कंपनी के प्रमोटर्स बेचना चाहेंगे, या इस तरफ इशारा करें कि नहीं फाइनेंशियल मजबूत है और बेचने की जरूरत नहीं? जरा वो दोनों चीज बताएं। फाइनेंशियल मजबूत है, इसके लिए प्रमोटर अपनी स्टेक भी बढ़ा रहे हैं। आप अगर फाइनेंशियल देखेंगे, जैसे कि आपने हाईलाइट किया, आप इस क्वार्टर के रिजल्ट ही देख लीजिए, कंपनी के आप रेवेन्यूज देखिए, 31.7% इस कंपनी की रेवेन्यूज बढ़ी है। मार्जिन्स, आपने कितनी कंपनी को देखा इस क्वार्टर में मार्जिन्स अपने स्टेबल रखते हुए, उसमें से एक जी मीडिया है 36.9% के मुकाबले 36.1%। मुनाफा देखिए करीब 32% के आसपास केवल इस क्वार्टर में बढ़ा है। और एक बात अच्छी है कि देखिए, नो डाउट कोविड का इंपैक्ट सब पे पड़ा था, लेकिन ये कंपनी जो है जी मीडिया FY21 में अगर आप देखेंगे तो करीब 76 करोड़ के आसपास का मुनाफा भी किया था। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो लगातार सुधरते जा रहे हैं। दिसंबर में नो डाउट ये खबर आई थी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो कंपनी में वारंट्स के जरिए हिस्सा बढ़ा रहे हैं। करीब 13.5 करोड़ के आसपास के वारंट्स जो है वो प्रमोटर को दिए गए थे, 12 रुपए 20 पैसे के आसपास के। अगर ये आप टोटल निकालेंगे तो करीब 165 करोड़ के आसपास का निवेश जो है प्रमोटर्स इस कंपनी में कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में शेयर्स कितने हैं, 62.54 करोड़ के आसपास के। और अगर ये नंबर ऑफ वारंट्स देखें तो कुल शेयर्स के करीब 21-21.5% के आसपास के वारंट्स जो है वो प्रमोटर्स को दिए गए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रमोटर्स को भरोसा है और किस तरह से प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग आगे बढ़ाने का पूरा विचार कर रहे हैं। और फाइनेंशियल तो जैसे कि मैंने कहा कि साल दर साल क्वार्टर आपको यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिल ही रहा है। तो एक तो प्रमोटर्स का भरोसा है पूरी तरह से, और वो भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल में लगातार रिफ्लेक्ट भी होते जा रहा है। इस क्वार्टर के रिजल्ट चाहिए तो आप निकाल के देख लीजिए किस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन देखने मिला है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी खबर, जहां पर जी मीडिया के प्रमोटर्स इस बात की को लेकर पूरी तरह से इनकार करते हुए, खंडन करते हुए कि कंपनी को
किसी को भी उनका बेचने का कोई भी इरादा है। साथ ही ये भी मांग है कि सेबी इस मामले की जांच करे और देखे कि कौन है वो लोग जो इस तरह की अफवाह फैलाकर इन निवेशकों को गुमराह करना चाहते हैं और गलत फायदा उठाना चाहते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स मजबूत है, प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए बढ़ा रहे हैं, ये खबरें आती हुई दिख रही है। एक बार फिर से पिछले महीने के बाद इस महीने फिर से किसी भी तरह की जी मीडिया में किसी भी तरह की स्टेक बेचने का, किसी भी तरह के जॉइंट वेंचर का, किसी भी तरह के टाइप का, किसी तरह के कारोबार बेचने का पूरी तरह से प्रमोटर्स ने खंडन किया है। आइए बढ़ते आगे, ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो आज अब एक्शन में रहने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ देख लेते हैं कौन कौन जुड़ चुके हैं। कुणाल जी को तो हमने देख ही लिया था, सुमित जी हमारे साथ आ चुके हैं, किरण जी भी जुड़ चुके हैं, हिमांशु गुप्ता साहब, मुदित गोयल साहब और आशु मदान साहब। और आज फिर से लाइफ में बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है, दोनों एक साथ हैं, हिमांशु जी और मुदित जी। तो अपने अपने स्टॉक के हिसाब से आप खुद आइडेंटिफाई कर लें कौन सा सवाल किसके लिए आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं पूछूं, एक सेकंड, एफिनो के स्टॉक से पता नहीं चलेगा ना कौन सा किसका। मैं कैश का बढ़िया स्टॉक ढूंढता हूं और फिर पूछता हूं। तब तक आइए, वोल्टास ये है वो एक स्टॉक जिस पर राय ली जाए। अच्छा, वोल्टास में राय लूँ उससे पहले एक बार सुमित जी तैयार हैं और सुमित जी कह रहे हैं मेरे लिए बिगुली बजा दीजिए। तो पहले सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मार्केट्स के अंदर थोड़ी सी बिकवाली ही देखने को मिल रही है, तो जो स्टॉक रडार पे आया है वो सेल साइड का ही है और आज सुबह से स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन देखने को मिल रहा है। सुमित जी, ये थोड़ी सी है, तो फिर ज्यादा कितनी होती है? थोड़ी सी बिकवाली? आप तो आशु जी की तरह बोल रहे हो, थोड़ी सी बिकवाली। आशु जी थोड़ी सी बोले समझ में आता है, आपके हिसाब से तो बहुत ज्यादा है ये। अनिल जी, पिछले 7 दिनों से निफ्टी के अंदर एवरीडे 200 से 250 पॉइंट का मूव हमको देखने को मिल रहा है। हाँ। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये 200-250 पॉइंट का मूव थोड़ा ही हो गया। जिस दिन 400-500 पॉइंट का मूव आएगा वो ज्यादा होगा। चलिए बढ़िया। अच्छा, इस थोड़ी सी बिकवाली में क्या करना है बताए सर जी। तो इसके अंदर सेल कॉल रडार पे आया है, तो जो सेल कॉल रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 208 रुपए, 209 रुपए। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। इंडियन होटल में ऊपर के अंदर पिछले 5 दिनों से करेक्शन देखने को मिल रहा है, यहां से और थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। 214, 215 ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 214 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के इंडियन होटल में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 200 रुपए से लेके 198 रुपए तक के टारगेट इंडियन होटल के अंदर 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 214 के स्टॉप लॉस से बेचे 200 से 198 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए बिकवाली की राय इस वक्त आती दिख रही है। इस बार तो कुणाल जी, अब मेरे को जो हिसाब से परिवर्तन होता दिख रहा है सारे एक्सपर्ट्स में, मुझे लग रहा है अगली बार बजट स्टॉक एक्सचेंज रखना है कि नहीं रखना है। वो सिमी जी पूरी से बदल गई, इनको 300 पॉइंट की मंदी छोटी सी लगने लग गई। आशु जी का असर कुछ ज्यादा नहीं पड़ता दिख रहा है कुणाल जी। अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी, काफी तब्दीली आई है अनिल जी सभी में। और आज मस्ती की पाठशाला में अनिल जी मैं उद्घाटित करूंगा अच्छा किसमें क्या तब्दीली आई है। अरे वाह, क्या बात है, ये होने वाला बड़ा कमाल। और आशु जी देखिए, सबको मंदी मंदी बोल के खुद ग्रीन शर्ट पहन के आए हैं। आशु जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है। बताएं सर, पहले तो आपके विचार रखिए देश के सामने। अनिल जी, मेरे विचार में का ना आज जो मिश्रण था, मतलब कहीं ना कहीं ये इक्वेशन है, केमिस्ट्री है, टेलीपैथी है। जो आपने देवांशी से सवाल पूछा ना कि देवांशी क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है तो अनिल जी ये बिल्कुल आज मतलब वही स्टेट है। लेकिन अनिल जी देखिए, ओवरऑल मार्केट में अनिल जी मैं मतलब अगर मैक्रो बात करूं तो 2-22 बड़ा डिफिकल्ट है। आप दिसंबर में भी 17.5 था, जनवरी में भी 17.5 है, फरवरी में 17.5 है। लेकिन स्मार्ट मनी इसमें पैसे बनाते रहेगी, इन्वेस्टर को ज्यादा पैसे आएंगे नहीं, लेकिन ट्रेडर्स के लिए मार्केट अच्छी है। तो अनिल जी आज मेरे पास ना 2 स्प्रेड है, बड़े इंटरेस्टिंग स्प्रेड है आफ्टर दिस फॉल। कभी कभी वो फॉल और वो जो आईवीज मिलती हैं तो वो स्प्रेड दोनों तरफ के बन जाते हैं। और आप ये नहीं कहना कि मैं ब्रोकर की तरह बना रहा हूं, बट बहुत अच्छा स्प्रेड है अनिल जी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उससे आपको मतलब जो अभी मार्केट का मूड माहौल है वो भी समझ आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अनिल जी मंदी डेफिनेटली कि आज देखिए पुल बैक में अनिल जी एक जी पुल बैक में जान नहीं है। तो एक होता है ना कि जिस तरह के, और मतलब ऐसा भी कोई सर कल एक्सपायरी के बाद का ये गिरावट था। अगर एक्सपायरी से पहले होना तो सर अनिल जी वो कॉल पुट की आपने देखा पोजीशंस खड़ी होती हैं, तो वो जो 200 पॉइंट की मंदी है वो जो आउटस्टैंडिंग होती है पुट कॉल की, जो सेलर्स होते हैं उनकी वजह से 400 बन जाती है। तो आज वीकली एक्सपायरी का पहला दिन था, तो मतलब 250-300 पॉइंट इतना बहुत ज्यादा मतलब इतना गिरना नहीं चाहिए था, और गिर के मतलब जो रिकवरी आई है वो बड़ी वीक सी लग रही है। तो अनिल जी 2 स्प्रेड है जो कि लगता है, और उसके मैं रीजन और लॉजिक
बताऊंगा। पहला स्प्रेड है अनिल जी बीयर स्प्रेड, जिसमें आज अभी हम चल रहे हैं 17,387, 88, 90। तो 17,400 की अनिल जी जो अभी एट द मनी पुट कह सकते हैं इसको, 17,400 की पुट लेनी है जिसका भाव चल रहा है 154.55 रुपए। तो अनिल जी 17,400 जो कि अभी का रेट है, स्पॉट निफ्टी 10-20 पॉइंट नीचे है, उसका पुट लेना है एक हमने 154.55 रुपए में, और बेचने हैं दो अनिल जी 17,200 वाले जिसका भाव चल रहा है करीब 80 रुपए। तो 80 रुपए के अनिल जी अगर मैं दो बेचता हूं तो 160 रुपए के हो गए। इस स्प्रेड को बनाने में अनिल जी मेरे को 5-6 रुपए का क्रेडिट मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ अनिल जी, 17,400 की एक पुट ली, 17,200 की दो पुट बेची, 5 रुपए क्रेडिट आ गया। मैं सेव कहां तक हूं, 17,000 तक। तो अपने को लगता है कि सर 17,050 से लेके 17,120 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। और जैसे मैंने बोला कि पहले दिन निफ्टी में गिरावट हुई है, तो आज इतनी कोई आउटस्टैंडिंग पोजीशन भी नहीं है कि बहुत लोग पुट वाले फंस गए। पहला दिन है, लोगों ने इतना बेचते नहीं है, या मार्केट पहले ही नीचे खुली तो बहुत ज्यादा फंसने वाली बात नीचे लगती नहीं है कि पुट सेलर फंस गया हो। इसलिए अनिल जी मुझे लगता है कि 17,050, 120 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां से नीचे मार्केट अभी तो नहीं जाना चाहिए। अगर डाउ 3 दिन 500-500 गिर गया तो वो बात अलग है। तो 17,000 तक ये सेफ है। 17,000 से 17,400 में कहीं भी निफ्टी बंद होगी, इस स्प्रेड में प्रॉफिट होगा। लाइकवाइज अनिल जी एक और ट्रेड है, 17,400 की हमने कॉल भी लेनी है। 17,400 की कॉल है अनिल जी 133 रुपए, 133-34, और 17,600 की कॉल है 57 रुपए। ये दो बेचनी है। तो अनिल जी ये बेचने पे मेरी कॉस्ट आती है कोई ये करीब आती है 15-17 रुपए। तो अनिल जी इसको बुल स्प्रेड को 1:2 17,400, 17,600 भी बनाना है, इसमें कॉस्ट आएगी 12-15 रुपए की। तो अनिल जी नेट में मैंने क्या दिया, 10 रुपए। ये वाला बुल स्प्रेड अनिल जी 17,800 तक सेफ है, 17,800 तक। तो अनिल जी मेरा मार्केट क्या हो गया, जो आपने दिवांशी से पूछा, मुझे ठीक से समझ तो नहीं आ रहा कि मार्केट क्या होगा, लेकिन 17,000 से 17,800 तक अनिल जी अगले 4 दिन में अगर ये दोनों स्प्रेड किसी के हाथ में है तो कहीं भी मार्केट बंद होता है अनिल जी इस 800 पॉइंट की रेंज में, इसमें प्रॉफिट होगा ही होगा, लॉस होने का चांसेस नहीं है। लॉस होने के चांसेस कब है, अगर 17,800 के ऊपर मार्केट चली जाए या 17,000 के नीचे मार्केट चली जाए। ये दोनों केस अभी नहीं लग रहे हैं अनिल जी। ऊपर वाला तो आपको लगता है कि मुझे, आप जानते हैं कि मुझे वैसे ही थोड़ा कम लगता है, तो मुझे तो 17,600 650 से ऊपर भी नहीं लगता। 800 तो बहुत ही सेफ है। और नीचे भी अनिल जी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पिछले हमने देखी 17,050 से 120। तो अनिल जी 17,000 17,800 ये स्प्रेड बना लेंगे, कहीं भी मार्केट बंद होगी प्रॉफिट में होगी। अनिल जी मैं इसमें आपका भी व्यू चाहता हूं कि आपको अगले 3-4 दिन में क्या लगता है। तो ये है आपके लिए, आपको टोटल लेने हैं 6 ट्रेड, 6 मतलब अभी 6 बाद में भी। तो आशु जी आपकी स्प्रेड में मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी, खाली 10 रुपए की कॉस्ट में प्लस ब्रोकरेज अलग से प्लस एसटीटी और टर्नओवर चार्जेस अलग से, वो सब मिला के आपकी ये स्ट्रेटेजी बन रही, तो रिस्क आपकी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये कि आशु जी भी थोड़ा बहुत तो मुझसे डरते हैं। ये थोड़ा प्रूव हुआ। अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना तो कुणाल जी आप भी सुन लीजिए। आशु जी ने बोला अभी आप बोलेंगे आप तो ब्रोकरेज के हिसाब से कर रहे हैं, तो कहीं आशु जी को डर तो है मेरा कि अगर मैं इतने सारे ट्रेड एक साथ दूंगा तो अनिल जी पकड़ेंगे। अच्छा ब्रोकरेज के हिसाब से 6 इधर 6 उधर 12 ट्रेड। कुणाल जी ऑब्जर्वेशन सही है कि गलत, बता दो। बिल्कुल 101% अनिल जी। पूरे विश्व में अगर आशु जी किसी से डरते हैं तो आप ही हैं अनिल जी। अरे वाह, कॉलर ऊंचा करने का टाइम है ये तो, बिल्कुल क्या बात है। लेकिन आशु जी की स्ट्रेटजी लाजवाब है। बिल्कुल आशु जी सही है, 17,000 के नीचे जाने का इस वक्त माहौल नहीं है, 17,800 के पार निकलने का भी नहीं है। ऐसे में आपको एक बनानी है पुट्स के साथ स्ट्रेटजी। 17,400 का एक पुट खरीदिए, 17,200 के 2 बेचिए, 17,400 का एक कॉल खरीदिए, 17,600 के 2 बेचिए। ये है आपके लिए आशु सर की स्ट्रेटजी। स्विंग के सुल्तान आशु मदान आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी इस वक्त देते हुए आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और तैयार है हमारे साथ हिमांशु जी भी, बिगुल उनके लिए। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी कैश सेगमेंट का स्टॉक है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज एनर्जी स्टॉक्स में और स्पेशली जो पावर से जुड़े स्टॉक्स हैं उनमें जिस तरह के आज मोमेंटम और ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है, ये एक सेक्टर है जो बाजार को नियर टर्म में एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। यहाँ पर अनिल जी एक स्टॉक है एनएलसी इंडिया, लगभग 76 रुपए 60 पैसे 76 रुपए 50 पैसे के करंट लेवल्स हैं। अनिल जी इस स्टॉक में बहुत कई लंबे सालों की कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट जो है वो बिल्कुल इमिनेंट है।
और आज इस स्टॉक ने 73-74 के ऊपर जिस तरह से गेन्स यहाँ पर सस्टेन किए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को 2 से 4 दिन के नजरिए से यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाए। एक कैलकुलेटेड रिस्क है ₹73 का, ₹73.50 के स्टॉप लॉस के साथ एनएलसी इंडिया में खरीदारी करें। ये स्टॉक एक बहुत लंबे समय के कई सालों की कंसोलिडेशन का एक बड़े ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट देने के टारगेट यहाँ पर ₹82 का है। ₹82 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक संभलता है, बड़ा ब्रेकआउट 88 से ₹90 तक के टारगेट्स में बेहद नियर टर्म में आते हुए नजर आ सकता है जी। तो काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक एनएलसी इंडिया में बहुत बड़ा ब्रेकआउट पॉसिबल है। तो ये मेरी तरफ से एक स्पेशल रिकमेंडेशन है खरीदारी के लिए। मैं कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाया। नहीं, इसमें मार्केट से नहीं, मैं दूसरी चीज मार्केट का तो वो मत सोचो आप कॉल्स के। ये आपके टी शर्ट पे जो लिखा है मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कब से। DFN ऐसा लग रहा है जैसे वो है ना, वो कोई आप किसी साइट पे जाके वो करते हैं ना ई कॉमर्स वाले में, फिर उसमें वो कैप्चा आता है, कैप्चा तो उसमें लिखने होते हैं अलग अलग तरह के टेढ़े मेढ़े शब्द आते हैं, उनको पढ़ के आप सही लिखो। वैसा कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर? अनिल जी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। चलिए बढ़िया है। देखो तो इसका मतलब आपको कभी भी ई कॉमर्स वाले ट्रांजेक्शन करने में तो बहुत मुश्किल आती होगी अगर ये नहीं पढ़ पा रहे तो, क्योंकि उसमें ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आता है, ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा करके ऐसा लिखा जाता है। चलिए जी मोदी जी कुछ कह रहे हैं। जी मोदी जी। अनिल जी मैं पढ़ पाया हूँ, आई थिंक ये डेनिम लिखा हुआ है, DENIM। ये तो इनका पासवर्ड है बैंक अकाउंट का। आपने सबको बता दिया है। चलिए बढ़िया है। तो हिमांशु जी की तरफ से एनएलसी में खरीदारी करने की राय, यहाँ पर आप बिल्कुल निसंदेह खरीदारी कर सकते हैं ₹82 के टारगेट के लिए। आइए फोकस करते हैं वोल्टास पर। आने वाले हैं रिजल्ट्स। आशीष है हमारे साथ तैयार अनुमान के साथ। आशीष बताइए। सर ठीक ठाक नतीजे आ रहे हैं, कुछ खराब। ओके सर, ओके, कुछ खराब नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। और अच्छी बात यह है कि मार्जिन्स बरकरार देखने को मिलेंगे। 7.3% के मुकाबले 7.85% के मार्जिन्स रहेंगे। और इस बार अगर आप देखें तो क्योंकि प्रोजेक्ट बिजनेस ने भी ठीक ठाक किया है, और साथ में देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो मांग है वो भी काफी अच्छी है। बेको जीवी का भी प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आय में करीब 5% का इजाफा देखने को मिलेगा। जो कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 13% की ग्रोथ नजर आएगी। मार्जिन्स के बारे में मैंने आपको बताया, और जो मुनाफे का आंकड़ा है वहां पर देखें तो मामूली 5% की बढ़त रहेगी, 128 से 134 करोड़। इन ऑल ओके सर, ठीक ठाक नतीजे आएंगे। ओके, नतीजे अच्छे रहेंगे ठीक ठाक वोल्टास के, ये राय है आपके लिए। आइए सेठी साहब तैयार है हमारे साथ, बिगुल के साथ किया जाए। सेठी साहब का भी स्वागत, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। लेकिन उससे पहले वोल्टास के चार्ट्स पर राय लेनी जरूरी है। और किरण जी, इससे पहले कि आप रिलैक्स हो जाएं, आपको लगेगा कि मैं तो सेठी साहब के पास जा रहा हूं, अनाउंस कर दिया ना, मैंने यू टर्न लेके आपके पास आ गया हूं। बताएं पहले वोल्टास के चार्ट्स रिजल्ट के पहले खरीदना है कि बेचना है? अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून, देवांशी आफ्टरनून। देखिए वोल्टास में कुछ ना करने की सलाह है, बिल्कुल बीचों बीच ट्रेड करते नजर आ रहा है। 1160 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। थोड़ा सा वीकनेस आज के सत्र में देखने को मिल रहा है, पर जैसे कल जो और एक ऐसी कंपनी थी, एक सेकंड में बोलता हूं आपको, जिसके खराब आए थे रिजल्ट। हाँ वर्लपूल, मुझे पूछो, मुझे ध्यान में वर्लपूल। हाँ तो उसके बाद जो उछाल उस स्टॉक में देखने को मिलेगी, वैसे ही इधर भी देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए 1160 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे की क्लोजिंग इस चार्ट को खराब कर देगा। तब तक के लिए मैं मानता हूं कि अवॉइड लिस्ट में रहेगा। वैसे भी 1240 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर जाता है तो मेरा मानना है कि आपको 1300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए किरण जी की तरफ से वोल्टास पर राय। वर्लपूल के भी रिजल्ट थोड़े ढीले डाले दिखे थे। अब यहाँ पर आइए मुलाकात करते हैं अब सेठ साहब से। सेठ साहब बताएं सर, आज क्या इरादा है? अनिल जी, या गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून देवांशी। आज भी इरादा खरीदारी करने का है। 2 स्टॉक है, कैश मार्केट के स्टॉक्स है, बट अनिल जी थोड़ा बाजार डिफिकल्ट है और थोड़ा वोलेटाइल है। तो ये जो स्टॉक्स है इनको खरीदना है, फिर जैसे बाजार में सेंटीमेंट में सुधार होगा मुझे लगता है अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी समय है इन स्टॉक्स को एक्वायर करने का। अरे वाह, बताएं सर पहला स्टॉक। अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है, एक स्टॉक है जिसको पहले भी मैंने रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है प्लास्टिक ब्लेंड। ये प्लास्टिक ब्लेंड इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी
कलर और एडिटिव मास्टर बैचेस और थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड जो कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं, उसकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। स्टॉक का अभी प्राइस 239 के आसपास है। ये कंपनी ग्लोबली प्रेजेंट है और करीबन 40 देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो अराउंड 0.10 का है, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है और वैल्यूएशन के लिहाज से भी पीएस से कंपेयर करेंगे तो सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है और वो लगातार अपनी हिस्सेदारी भी इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे एक्वायर करना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 255 रुपए का, स्टॉप लॉस रखते हैं 234 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए प्लास्टिक बैंड्स, ये वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से 234 रुपए का स्टॉप लॉस और 255 रुपए के टारगेट। आइए बताएं सेठी साहब, दूसरा स्टॉक आपका। दूसरा स्टॉक अनिल जी है एजिस लॉजिस्टिक्स। ये एजिस केमिकल पहले नाम था, तो एजिस केम के नाम से सिंबल है इसका एनएसई में। अभी 216 के आसपास ट्रेड करता है। ये भारत के एक लीडिंग लिक्विड टर्मिनल ऑपरेटर है, जिसके 6 टर्मिनल्स है जो कि थ्रू आउट इंडिया स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। बाकी इनकी पिछले साल ही कांडला और हल्दिया ये दोनों पोर्ट में भी जो कैपेसिटी है फुल्ली ऑपरेशनल हो गई, तो उसका भी एक फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। अच्छे रिटर्न रेशियोज ऑलरेडी है और वहां पे और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। बाकी अनिल जी, जिस तरह से एलपीजी का कंजम्पशन बढ़ रहा है और चूंकि ये कंपनी गैस लॉजिस्टिक्स में भी है, तो उस पे इसका एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पे सुधार आना चाहिए आने वाले सालों में। स्टॉक अपने हाइट से भी अच्छा खासा पिटा हुआ है। दिसंबर क्वार्टर अच्छे थे, अराउंड 109 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 78 करोड़ का पैट था। बाकी फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। डेट इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल 0.18 का है। अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है और एफआईएस डीआईज भी अराउंड 16.5% स्टेक इसमें ओन करते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी खरीद सकते हैं। 230 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है और 205 का स्टॉप लॉस रखते हैं। ओके सर, मैं 2:30 बजे का थोड़ा हाँ बिल्कुल तैयार। आज सेठी साहब भी टाइम से आ गए बिल्कुल, और मेरी भी स्ट्रेटेजी पहले से बन के तैयार है। तो क्या है कि रोज रोज किसी को बोलने का मौका क्यों दे, समझ तो गए होंगे आप। डन। तो अनिल जी के लिए बिल्कुल आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। इंटरनेशनल मार्केट्स हम देख रहे हैं अभी एक बार फिर से डिप आता हुआ दिख रहा है और 144 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक में भी थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, करीब 100 अंकों की गिरावट नैस्डैक फ्यूचर्स पाती हुई दिख रही है। लेकिन बाकी के बाजार देख लेते हैं, एक बार यूरोपियन बाजार भी देख लीजिए आप। यहाँ पे भी थोड़ी सी गिरावट की संकेत मिलते हुए दिख रहे थे। लाल निशान के साथ ही सारे बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हमारे बाजार में निफ्टी बैंक करीब 450 अंक नीचे, निफ्टी 225 अंक नीचे है। अनिल सर, क्या करना चाहिए? मैंने ऐसे सुना है, हमें डीप आता हुआ दिख रहा है। आपने मतलब डीप आता हुआ, डीप आते हुए दिख ही रहे सर। हाँ, डीप आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, सोमवार को हाँ, बहुत काम करवा लिया आप लोगों से, है ना। उनके एब्सेंस में आप लोग ही कर रहे हो ना उनका, मैं तो नहीं कर रहा उसका काम कुछ भी। कौन कर रहा है? आशीष बोल रहा है, देवांशी नहीं कर रही। देवांशी तो सर कर रही है, ये खुद ही नहीं बोल रही। कर रहे। ओके, चलिए वीकेंड सेशन है, मंडे से दीप हमारे साथ होंगे वापस से। लेकिन आइए तब तक, हाँ आपने जो इंटरनेशनल मार्केट रहा है 150 पॉइंट नीचे, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो, क्या आप पास्ट बदल सकते हैं? नहीं। क्या फ्यूचर पता है? नहीं। तो अभी तक जो हो गया उसको भूल जाओ। अभी हम हैं 17,370 पे, तो हम यहां से करते हैं शुरुआत। अब यहां से शुरुआत कैसे करनी वो समझिए। 17,400 आपके लिए लेवल है जिस पे आपको ध्यान रखना है। एक तरह से समझो, आप कल बंद हुए थे 17,400 पर, ठीक है। जितना 17,400 से नीचे उतना आप कमजोर है, जितना 17,400 के ऊपर जाएंगे उतना मजबूत होंगे। क्लियर है? क्यों? 17,400 के पुट पर 38 लाख शेयर हैं और 17,400 के कॉल्स पर 43 लाख शेयर, और उसमें से 39 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। मतलब बेसिकली 17,400 पे कॉल राइटिंग जो भी हुई है वो आज हुई है। और शायद यही वजह है कि 17,400 के को बेस बनाकर आशु सर ने भी दोनों पुट और कॉल की स्ट्रेटेजी दी है। जो 6 एक साथ ट्रेड करवाए आशु सर ने, जो काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एनएससी का जो आईपीओ आने वाला है उसमें
आशु जी का कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखा जाएगा, ऐसा बड़ी बात है भाई। आशु जी, एनएससी का तो आपका सम्मान करना चाहिए। 6-12 ट्रेड एक साथ अगर आप एक स्ट्रेटेजी में दे रहे हैं, बनता है कि नहीं बनता, बताइए। अनिल जी, वो क्वांटिटी को आप ट्रेड मान रहे हैं, 1:2 में सर ट्रेड तो 4 है, 6 नहीं है वैसे। एक ही बार में दोनों होंगे सर। चलो 4 बात, हाँ ये भी बात सही है। हाँ मतलब मैंने 2 फुटबॉल को 2 ट्रेड माने, हाँ ये भी बात तो ठीक है। तो अभी 4 तो है ना। आप देखो काम, कुणाल जी एक बार में 1 देते, आप एक बार, अच्छा एक बार में 1 भी नहीं देते कुणाल जी, आधा देते हैं, आधा राकेश जी का है। 2 आदमी मिलके एक ट्रेड दे रहे और आप अकेले 4 दे रहे हो। रतन पुरस्कार अनिल जी। कौन सा वाला? वॉल्यूम रतन पुरस्कार। क्या बात है, पुरस्कार का नामकरण भी हो गया। तो चलिए, ये है आशीष जी की तरफ से 17,400 को बेस बनाकर जो स्ट्रेटेजी दी है वो बिल्कुल सही दी है, क्योंकि उसी के आसपास घूम रहा है मार्केट। तो 17,400 को हम बेस मानेंगे। 17,400 के जितना नीचे उतना खराब है, जितना ऊपर आएंगे उतना ठीक है यहाँ से फ्रेश पोजीशन के हिसाब से। और उसकी वजह 38 लाख शेयर पुट में है, 43 लाख शेयर कॉल्स में है, उसमें से 39 लाख शेयर आज। तो हल्का सा शॉर्ट साइड पर भारी है, हल्का सा, थोड़ा सा। तो 17,400 के ऊपर आधे घंटे में, आखिरी आधे घंटे में 3 बजे या 3:05 वाला जो हमारा फॉर्मूला, उसके पहले 17,400 के ऊपर निकल कर टिके तो फिर हम यहाँ से 17,475 तक की एक बार जगह बना सकते हैं। ये हो सकता है, ये बिल्कुल संभावना है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो उतनी जगह आपके लिए खुल जाती है ऊपर जाने के लिहाज से, अगर आप 17,400 के ऊपर 3 बजे के पहले टिक जाते हैं तो। ठीक है, पहली चीज़। अगर नहीं टिकते हैं तो फिर क्या, 17,465 की जगह खुलती है एग्जैक्टली प्रिसाइजली। नहीं तो फिर आपके लिए 17,335 ये जगह ले। तो बेसिकली 17,400 से 65 पॉइंट इधर, 65 पॉइंट उधर दिख रहा है। ये मूव आखिरी 1 घंटे का। 17,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 39 लाख शेयरों का, लगभग 17,400 के बराबर। तो उसके नीचे बंद होने की संभावना कम है, और 17,400 के पार निकले तो भी 17,500 के ऊपर आप बंद नहीं होंगे। तो वायदा कारोबार में बहुत दिनों बाद एकदम नज़दीकी रेंज बनी है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,300, 17,500 पुट और कॉल में, और 17,400 में बीच में बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि एक बार फिर से कॉल राइटर्स कर रहे हैं बदमाशी और प्रीमियम खाने के मूड में है। 200 पॉइंट की वॉल बना दी, न 300 के नीचे जाने देना है, न 500 के ऊपर जाने देना है। 400 पे दोनों राइट करने, कॉल भी पुट भी, और प्रीमियम कमानी है। और इसीलिए एक एक कॉल या एक एक पुट खरीद के 2-2 बेच रहे हैं। आशु सर, आपकी पूरी साइकोलॉजी पढ़ डाली मैंने। बिल्कुल अनिल जी, पढ़ने से ज्यादा अनिल जी जो आपने हाईलाइट किया है, मुझे ये चीज है कि आपने पूरी तरह से अप्रूव की है। साइकोलॉजी तो आप पहले भी पढ़ लेते हैं, बट जिस तरह से आप हाईलाइट कर रहे हैं तो आई एम हैप्पी कि आपने अप्रूव किया। और जो आपने बात बोली, कहीं ना कहीं वो 17,400 का बेस बना है, और आईबीज हाई है अनिल जी। तो अनिल जी पुट और कॉल ऊपर के तो जरूर बेचने हैं। लोग प्लेन वनीला बेचते हैं, हम उसकी जगह लेके बेच रहे हैं। उसका पर्पस यही है कि अगर इसके बीच में बंद हो गया तो अनिल जी बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। 10-20 रुपए वाला अगर आज मैं 17,800 की कॉल बेचता हूं तो उसका भाव है 19-20 रुपए, 18 रुपए, ऐसे नीचे की पुट बेचता हूं। लेकिन इसके बीच में अनिल जी अगर 17,000 और 17,800 की, और अनिल जी एक और मेरा कैविएट है कि अगर किसी को एक बनानी है, एक साइड समझ आती है तो एक भी बना सकता है। लेकिन ये मैंने पूरी थ्योरी इसलिए शेयर की कि आप ये मान के चले 17,000 से 17,800 बार बार होता नहीं है इस तरह के प्रीमियम्स इतने अच्छे मिल रहे, कहीं बंद हो जाए प्रॉफिट में अनिल जी, कहीं भी 17,000 से 17,800 अगर कोई दोनों बनाता है तो बड़ी मिल रही है। और वही है, इसीलिए मैं भी वही चीज़ हाईलाइट करता था कि प्रीमियम कमाने की कोशिश है। अब उसके लिए स्मार्टनेस चाहिए, और स्मार्टनेस के लिए वैसे आपको आशीष सर जैसा एडवाइजर चाहिए जो बता सके कि किस तरह से आपको दोनों तरफ कॉल बेचकर पुट बेचकर प्रीमियम कमानी। ये तो बात होगी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। 38,500 के नीचे ही आप खराब नहीं, जितने हो गए, पास भूल जाओ, फ्यूचर पता नहीं, है ना। फॉर्मूला बिल्कुल बराबर याद रखने का, ठीक है। 38,500 के नीचे जाएंगे तो खराब होंगे। क्यों? क्योंकि 38,500 के पुट पर 17 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसके नीचे फ्रेश कमजोरी है। 39,000 के पार निकलेंगे तो ही मजबूती फील करनी है, वहाँ 17 लाख शेयर। देखो अब देखो, दोनों तरफ 17 लाख शेयर है, ठीक है। और न 38,500 के नीचे जा रहा है, 3900 खैर बहुत ही दूर है। दोनों तरफ बराबर खड़ा है पुट और कॉल रेट। सेम सिचुएशन जो निफ्टी में है वही सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी बन रही है। सो मेरा ये समझना है कि आप आराम से कुछ ना करें, फ्रेश ट्रेड न लें, 3 बजे तक मूवमेंट देखें। अगर 17,400 425 पार करके रुकता है तो खरीदारी बनेगी,
या 17,375 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो 17,335 17,300 तक की जगह बनती तो भी वाली बनेगी। तो मेरे ख्याल से अभी आखिरी 1 घंटे के लिए इंतजार करना बेहतर है बजाय किसी फ्रेश ट्रेड लेने के, क्योंकि आपको 17,400 के नीचे का निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स खरीदने नहीं देगा और बेचने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर का इंतजार करना चाहिए। सिमिलर सिचुएशन बैंक निफ्टी में 38,500 के नीचे टूटेगा तो ही फ्रेश कमजोरी होगी, तो आप जब तक 38,500 नहीं टूटे फ्रेश बेचेंगे नहीं, और थोड़ा ऊपर आए तो 38,700 800 की रेंज में वहां बेचना चाहिए। तो बेचने के लिए थोड़ी सी उछाल का इंतजार आप एक बार कर सकते हैं अगर मिल जाए तो। ओके, तो फिलहाल ये रेंज आपके लिए बनते हुए दिख रही है, फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से निफ्टी और निफ्टी बैंक किन लेवल्स को तोड़ते हैं या पार करते हैं, तभी आपको कोई फ्रेश कॉल लेनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स आपने नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए एक बिगुल मुदित जी के लिए। मुदित जी बताइए। देखिए यहाँ पर बाय करके चलेंगे, एक स्टॉक जो प्रीवियस हाई के ऊपर निकला है और इवन बहुत बढ़िया कैंडल बनाकर स्टॉक में ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, बाय करके चलेंगे यहाँ पे ऑरबिंदो फार्मा। जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं, डाउन में स्टॉक में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में आया था और आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। मार्केट के सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट ये काउंटर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ से अभी 2 से 3 दिन के नजरिए के हिसाब से हम पोजिशनल यहाँ पर कॉल देने की सलाह दे रहे हैं। 722 से 730 तक के अपसाइड मूव 2 से 3 दिन के अंदर ऑरबिंदो फार्मा में नजर आएंगे। 702 CMPA कैश के लेवल है, यहाँ पर बाय करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 692 का। तो ये है आपके लिए ऑरबिंदो फार्मा पर राय आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे और तैयार हैं, अभी किसने दिया? मोदी जी ने। हाँ, तो मोदी जी के अलावा दूसरे कौन है? हिमांशु जी। हाँ, हिमांशु जी के लिए बिल्कुल। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, बेचना है टाटा केमिकल। यहाँ पर आज काफी बड़ा एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है और जिस हिसाब से ये स्टॉक एक नेकलाइन यहाँ पर तोड़ रहा है डाउन साइड में, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक में न केवल आज बल्कि आने वाले 1 से 2 दिनों में गिरावट गहराती हुई नजर आ सकती है। तो करंट लेवल्स 920 रुपए के आसपास फ्यूचर्स में यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। 932 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर चले। डाउन साइड में 902 रुपए का पहला टारगेट और उसके नीचे मुझे लगता है कि 880 रुपए तक के भी टारगेट यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो टाटा केमिकल्स में सेल करके चलने की सलाह है। टाटा केमिकल में बिकवाली करने की राय है इस वक्त हिमांशु जी की तरफ से। क्या बात है, 902 और 880 बड़े बड़े टारगेट हैं हिमांशु जी की तरफ से। 932 का स्टॉप लॉस। हिमांशु जी, बाय द वे, जो आप पढ़ नहीं पाए आपकी टी शर्ट पे एक बार जरा हिमांशु जी को भी दिखा दे बाकी मेहमानों के साथ में, ताकि आशु जी से भी इस पर एक राय लेनी। आशु जी, जो ये पढ़ नहीं पाए इनकी टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ, उस पर ट्विटर पे 50 लोगों ने इनको देख के पढ़ लिया कि क्या लिखा हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये टी शर्ट जो हिमांशु जी को मंडे के दिन पहननी थी, गिफ्ट में जो मिली, जिससे भी मिली हो, वो गलती से आज टी शर्ट दे था, सोचा कुछ नहीं मिल रही यही पहन लूँ, पहन के अगर पढ़ा नहीं देखा नहीं किसने दी क्या दी है, ऐसा नहीं लगता आपको? अनिल जी, ये बिल्कुल हिमांशु ने अच्छे से पढ़ा था। ऐसा हो सकता है कि मेरी टी शर्ट पे क्या लिखा हो, लेकिन ये जो ट्विटर पे रिस्पांस, अगर ये बोल देते कि ये लिखा है तो कैसे आता। तो ये हिमांशु की मतलब सोची समझी नकारात्मक जो इन्होंने किया कि नहीं मुझे नहीं पता, तो पूरा प्लान था। और दूसरी चीज अली जी, जो आपने लिखा ना वो कौन ये कैप्चा जो होता है, जिसको ये इन साइट्स पे, अली जी खरीदने वाली साइट पे कोई कैप्चा नहीं होता। वो तो आपको इतना इजी करते हैं कि बस कहीं आपने बटन दबाया वो तो घर आ जाते हैं कि आपके बैग में पड़ा हुआ है, देते क्यों नहीं, लेते क्यों नहीं। ये कैप्चा तब होता है जब हमने कुछ लेना हो कहीं से पैसे, तो 4 बार पूछते हैं कैप्चा, और जितनी बार डालो कहते नहीं गलत है ठीक से नहीं डाला आपने। गजब, परफेक्ट है एकदम। ये तो कुशल का भी दर्द है, कुशल भी मतलब हाँ कुशल बहुत बार हो गया, बहुत बार हुआ है सर, बहुत करो ना काम पे। ऐसा कैसे होता है? कभी कैप्चा करते हैं, कभी वो जैसे ना स्ट्रीट लाइट्स आइडेंटिफाई करने बोलते हैं, वहां पर जब आप पासवर्ड सेट करते हैं, करेक्ट, हाँ कितनी कारें हैं, हाँ तो वहां पे एक भी मिस हो गया तो वापस से करो। आशु जी के तो वो आता है इस फोटो में कितने भालू दिख रहे हैं। आशु जी के तो वो स्टैंडर्ड आता है, तो आशु जी तो क्या जल्दी से पहचान जाते हैं। कभी आज तक बुल नहीं आया कि इस फोटो में कितने बुल हैं। तो उससे यू आर नॉट ए रोबोट, वही पूछते हैं ना कि आप रोबोट नहीं। जी आशु सर। अरे जी, मेरे भालू नहीं पूछते, मेरे पूछते हैं इतने सारे भालू के बीच में बताओ वो बुल कहाँ छुपा हुआ है, किसके पीछे छुपा हुआ है, वो ढूंढना पड़ता है मुझे। बिल्कुल। तो चलिए, ये है राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से टाटा केमिकल में बिकवाली की।
आइए न्यू एज कंपनियों पर करते हैं फोकस। जो एक बार आशु जी ने भी इन पे बड़ा अच्छा सा कमेंट किया था, और आशु जी आपको ये रिसर्च बड़ी पसंद आएगी। रिसर्च है, कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ढेर सारी बातें एक साथ जमा करके लाए कुशल। न्यू एज कंपनियों के आईपीओ, जो माफ कीजिए सॉरी आईपीओ नहीं, आईपीओ तो आगे लिस्टिंग भी हो गई और अब रिजल्ट भी आ रहे हैं। इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए सबके रिजल्ट में धड़ाधड़ मार पड़ती हुई दिख रही है। क्या हो रहा है, किस किस के खराब रिजल्ट आए और क्यों आए, कुशल बताइए। बिल्कुल सर, मेरे को इससे एक चीज़ याद आई कि जैसे फेसबुक पे जब हम अपनी फ़ोटो लगाते हैं तो वहाँ पे तो बहुत चकाचक बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअली मतलब अगर वो फेसबुक से हट के अगर नॉर्मल पिक्चर्स देखें या साथ में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन ये है कि टॉप लाइन तो अच्छी है। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या सर? कोई भी आदमी उतना खूबसूरत नहीं होता जितनी उसकी फोटो उसके डीपी पर, चाहे फेसबुक पर, इंस्टा पे या ट्विटर पे लगी हो। और कोई भी आदमी उतना बदसूरत भी नहीं होता जितनी फोटो उसके आधार कार्ड पे आई हो। ये मतलब तो बीच वाला, जब आपको देखना हो कि आदमी कैसा दिखता होगा तो दोनों का बीच का एवरेज ले लो। करेक्ट। और एक और ऑब्जर्वेशन है जो ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली में जो रहने वाले हों, जिन्होंने शादी की, इनमें हमारे में कौन कौन ज्वाइंट फैमिली में रहा या रहता है, जरा एक बार पूछो जरा एक्सपर्ट। ज्वाइंट फैमिली में किरण जी और मुदित जी, कुणाल जी, ओके, मैं भी। देखो ज्वाइंट फैमिली का भी एक फॉर्मूला है, कोई भी हस्बैंड या बेटा उतना अच्छा नहीं होता जितनी सी माँ समझती है, तो मेरा बेटा सबसे बढ़िया है। और कोई भी हस्बैंड उतना बुरा नहीं होता जितनी उसकी वाइफ समझती है। बराबर है कुणाल जी, फैक्ट है कि नहीं? ये फोटो और दोनों का फॉर्मूला ही है। बताए कुणाल जी। आज आप अनिल जी आज सारा जीवन का सार बता रहे हैं अनिल जी आप। देखो मौका लगा तो बता दिया, कुशल ने पूछा, कुशल ने सिचुएशन बनाई। देखो हम भी तो कभी तो ऐसा, हम भी तो प्रोटेस्ट करें कि हमें 4 डे वीक चाहिए यूरोप की तरह। तो अगर 5 दिन काम कराएंगे तो 5वें दिन हम ऐसे ही करेंगे, बराबर ना। फ्राइडे है क्या, किसका काम करने का मूड है? सब तो मस्ती की पाठशाला, इनको पूछ लो, सब आए तो मस्ती की पाठशाला के लिए। इनको पता है 3:30 बजे होगी, तब तक कैसे न कैसे शो करना है। तो बीच में ठीक है अनिल जी पूछ के 2-4 कॉल दे दिया कर दिया। हाँ भाई दवे, मस्ती की पाठशाला में एक बदलाव हुआ है, थोड़ा सा हमने टॉपिक चेंज किया है। एक बार जल्दी से आपके सामने टॉपिक ले आए। आज की मस्ती की पाठशाला का टॉपिक है कि इस वैलेंटाइन डे पर आप, हमारे सारे एक्सपर्ट जो हैं पैनल वाले, उनको हमने पूछा कि आप किस एनालिस्ट, या आपका कोई भी दोस्त हो सकता है, एनालिस्ट हो सकता है, उसको कौन सा शेयर आप गिफ्ट करेंगे और क्यों करेंगे, कारण के साथ बताना है, शेयर का नाम। तो ये है मस्ती की पाठशाला, आज 3:30 बजे। आइए अब कुशल बता रहे हैं हमें न्यू एज कंपनियों के बारे में। हाँ, क्या कुछ फेसबुक जैसा क्या दिखाया आपको सर? सो बेसिकली टॉप लाइन जो है सभी कंपनियों की अच्छी आती हुई दिखी है, पर बॉटम लाइन या फिर एबिटा लेवल्स पर कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा घाटा या फिर यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए दिख रहे हैं लॉसेस कंपनियों के। और एक कंपनी कार ट्रेड टेक, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा गिरावट रही है। इनफैक्ट यहाँ पर Q3 में 18 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले लगभग 23 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही जो आय है वहाँ पर भी ये सबसे कम 16% बढ़ती हुई दिखी है, करीब 90 करोड़ पर। अब यहाँ पर कर्मचारी बेनिफिट खर्च या ये 2-3 कंपनियों में मैंने देखा कि काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ता हुआ नजर आया है। 33 करोड़ के मुकाबले 83 करोड़ कर्मचारी बेनिफिट खर्च बढ़ने से यहां पर बड़ा इंपैक्ट कार ट्रेड टेक के नतीजों पर आता हुआ दिखा है। आप देखिए यहां पर जो 52 वीक हाई था 1610 रुपए का, अभी आप देखिए ऑलमोस्ट 60% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। दूसरा कंपनी आप पेटीएम, यहां पर नजर रखिए, Q3 में जो घाटा है 45% बढ़कर 778 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और पर लेकिन दूसरी तरफ आप टॉप लाइन देखिए, 90% इनकी आय बढ़कर 1456 करोड़ पर हुई है। दरअसल यहां पर एनालिस्ट अब आगे के लिए भी मानकर चल रहे हैं जो इनका एसओ यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस खर्च है उसको शामिल करने के बाद एबिटा घाटा जो है वो काफी बढ़ता हुआ दिखा है। और कुछ एक एनालिस्ट तो ये भी मान रहे हैं कि FY25 तक यहाँ पर ये कंपनी जो है आपको जो बॉटम लाइन है नेट प्रॉफिट जो है वो नहीं आता हुआ दिखेगा। और आज इनफैक्ट जब नंबर्स आए थे तो मैक्वेरी ने भी 900 रुपए से 700 रुपए इसका टारगेट किया था। जोमैटो लिमिटेड आप देखिए कल इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे और यहां पर भी बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, जहां पर एबिटा घाटा 110 करोड़ के मुकाबले 490 करोड़ पर हो गया है। तो एबिटा घाटा सिग्निफिकेंटली बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही जो Q3 आय है वो दूसरी तरफ 82% बढ़ती हुई दिखी है। पर आपको ये चीज़ भी नोटिस करनी होगी, जो इनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वहाँ पर केवल सिक्वेंशली यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2% की ही बढ़ोतरी हुई है। और इस वजह से ही क्रेडिट स्विस ने नतीजों के बाद 185 से घटाकर 120 रुपये के टारगेट देते हुए दिखे हैं।
पीबी फिनटेक, आप देखिए आज यहाँ पर ब्लॉक डील भी हुई है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली देखिए 9-10% की गिरावट इस वजह से भी आती हुई नजर आई है ब्लॉक डील के बाद। क्योंकि अब देखिए मेरे को ये नहीं थोड़ा सा समझ आ रहा था कि 15 नवंबर को यहाँ पर जब कंपनी ने लिस्टिंग की थी उसके बाद 3 महीने भी नहीं हुए हैं और प्रमोटर जो है अपनी जो स्टेक है वो थोड़ी सी कम करते हुए नजर आए हैं आज के सत्र में। तो एक तो वो है, पर दूसरी तरफ आप नंबर्स देखिए, Q3 में 19 करोड़ के घाटे के मुकाबले 298 करोड़ का घाटा। अब यहां पर इतनी बड़ी वेरिएशन, ऐसा क्यों? Q3 में आय तो 73% बढ़ी है, पर कर्मचारी बेनिफिट खर्च अगेन 126 करोड़ से बढ़कर 395 करोड़ होता हुआ दिखा है और साथ ही जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है वो भी 79 करोड़ था पिछले साल, इस बारी 236 करोड़ का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी कंपनी ने रखा है। और अंत में आप नाइका को देखिए, यहां पर भी जो मुनाफा है वो 60% गिरकर 28 करोड़ पर आया है, पर आय 36% बढ़ी है। मार्जिन्स लगभग आधी हो गई है, 13.2% के मुकाबले 6.3% पर मार्जिन्स है। पर अदर एक्सपेंसेस अगेन एक डाक बॉक्स 156 से 324 करोड़ हुआ है। तो हर एक फ्रंट पर सभी कंपनियों ने जो है टॉप लाइन तो अच्छी दिखाई है, पर बॉटम लाइन पर आते आते कंपनी या तो घाटे में चली जा रही है मुनाफे से, या फिर घाटा जो उनका एग्जिस्टिंग था पिछले साल वो और बढ़ता हुआ दिखा है। ओके, और इस बीच नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, घाटे से मुनाफे की कहानी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है और वो है आईडीएफसी लिमिटेड। जरा आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर लाइए, क्या गजब के रिजल्ट आए हैं। आय 104 करोड़ से बढ़कर 167 करोड़, 60% से ज्यादा का जंप। क्या बात है, वाह गजब, कमाल है। 60%, 65% बढ़कर, बहुत ही खतरनाक। और मुनाफा देखिए आता हुआ, घाटा था, घाटे के सामने मुनाफा, तो एक बढ़िया टर्न अराउंड होता दिख रहा है साल दर साल। अगर आप ये नंबर देखेंगे तो आईडीएफसी लिमिटेड के, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं है, आईडीएफसी लिमिटेड है। 206 करोड़ का जो घाटा था कंपनी का वो खत्म होकर अब 18 करोड़ का मुनाफा आता दिख रहा है। तो ये है दमदार रिजल्ट आईडीएफसी लिमिटेड के आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। ये आप देख सकते हैं, तो अच्छे नतीजे कह सकते हैं आपके लिए। कुणाल जी चार्ट देखिए आईडीएफसी लिमिटेड के, हालांकि हल्के लाल निशान में जरूर है, रिकवर करता हुआ भी, बताएं सर। अनिल जी देखिए चार्ट अच्छा है, अगर आज बाजार का मूड अच्छा होता है अनिल जी तो इसमें डेफिनेटली आपको तेजी बनते दिखती, लेकिन जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है, मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है 65 रुपए 20 पैसे के आसपास। तो 65 रुपए 20 पैसे पार होगा तो इसमें कुछ स्ट्रेंथ लौट आएगी, फिर आपको 66-50 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें, 65 रुपए 20 पैसे के ऊपर ही खरीदारी की राय रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए 65 रुपए 20 पैसे के ऊपर निकले, मतलब ये समझ लो ना, 1 रुपया और यहाँ से बढ़ जाने दो, जो उसकी तरफ बढ़ भी रहा है। अगर 65 के ऊपर निकल जाए, 75 पैसा और बढ़ जाए, तो आपको पूरे क्लियर कट संकेत दे देगा ये खरीदारी की तरफ आने के। तो उस तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख भी रहा है, 65 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं उस बड़े लेवल को पार करता है नहीं, अगर कर ले तो फिर उसके बाद आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। आइए, तो ये है आईडीएफसी लिमिटेड के लिए राय आपके लिए आती हुई। आइए अब करते हैं मुलाकात वसीम साहब से। वसीम साहब नमस्कार, स्वागत है सर आपका। बताएं सर एक बार स्ट्रेटेजी और साथ ही अपडेट भी। सर लेने की चेष्टा कीजिए, मार्केट वीक इसलिए है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स है, बट मैंने कहा नेक्स्ट वीक से आई एम वेरी पॉजिटिव, मार्केट विल हैव रिबाउंडेड। दिस वाज अ मच नीडेड करेक्शन आफ्टर सच अ बिग रैली। और वही है ना, जो आप 10 साल के अर्निंग्स पे फिनटेक और डेजिग्नेशन पे मत जाइए। हेलो, गो फॉर द प्रेजेंट स्टॉक्स विच आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मैं तो रियल एस्टेट पे बहुत बुलिश हूँ, इसलिए वहीं पे बाय दूंगा। सुबह का कहें तो आपको अपडेट दे दूं, GMR, IGL दोनों आउट परफॉर्म कर गए। और बॉश अभी भी लीजिए, और आपको और इकट्ठा करना है। PLI में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बॉश होएगा, एंड बॉश विल गेट द बिगेस्ट चंक ऑफ प्ले ओवर दैट। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, तीनों रियल एस्टेट और मेटल से। आप कहे तो मैं शुरू करूं। क्या बात है, 3 पिक्स, सुबह भी 3 पिक्स थी वसीम साहब की तरफ से, IGL, बॉश, GMR, आज फिर से 3 पिक्स, बताएं सर। अनिल जी पहले तो लीजिए PEL, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे। द इंटीग्रेशन ऑफ DHFL इज गोइंग ऑन एंड द डीमर्जर ऑफ द फार्मा कंपनी। 15 मिलियन स्क्वायर फीट आपको मुंबई और थाने में मिलती है। ये शेयर लाजवाब है। 2650 के लिए लीजिए, 2425-30 में 2375 का स्टॉप लॉस। 2650 इसलिए कह रहा हूं कि अगले हफ्ते मुझे रियल एस्टेट में बहुत बढ़िया मूव दिखती है और ये आउट परफॉर्म करेगा। दूसरा लीजिए नैल्को, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एल्यूमिनियम, 120 रुपए में।
इसमें सारा एक्सपोर्ट है और रुपए की वीकनेस पे भी ये प्ले किया रहेगा। 120 रुपए में लीजिए, 117 का स्टॉप लॉस, 128 से 30 का टारगेट। और तीसरा जो गुड़गांव में सारी जमीन बेच रहा है वो है डीएलएफ, कमर्शियल स्पेस इज कमिंग अप वेरी फास्ट। 377 में लीजिए, 370 का स्टॉप लॉस, 392 टू 394 का टारगेट। ओके, 392 394 के ये होंगे आपके लिए टारगेट। तो 3 स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। डीएलएफ में भी खरीदारी करें 370 के स्टॉप लॉस के साथ में, और बाकी नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम और साथ ही पीईएल, पीरामल, ये है वो 2 स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। धन्यवाद सर। सोमवार सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। इस बीच ऑयल इंडिया के नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। रगनू आपके सामने 504 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 1240 करोड़ तिमाही दर तिमाही। गजब, क्या बढ़ा है भाई। 200 अब तो एफएनओ में नहीं रहा ऑयल इंडिया, लेकिन हाँ फिर भी दमदार आंकड़े। आय भी अच्छी खासी मजबूती के साथ बढ़कर आई है, 3311 करोड़ से 3740 करोड़। तो लेकिन जितनी आय नहीं बढ़ी उतना मुनाफा तो गजब ही बढ़ा है भाई। ये तो दुगने से ज़्यादा हो गया, 504 करोड़ वाला 1240 करोड़। और अब लाल से हरे निशान में आता हुआ स्टॉक का। सुमित जी, ऑयल इंडिया के चार्ट देखेंगे जरा, बताइए क्या है मूव। अनिल जी, स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज मूव दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि ऊपर के अंदर 235 का लेवल टूटेगा, तब उसके बाद स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम बनेगा। जब तक ऊपर में लेवल नहीं टूटता तब तक वेट एंड वॉच करें। नीचे के अंदर जो स्टॉक का सपोर्ट है वो 220-222 के आसपास है। 220-222 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर के अंदर रेजिस्टेंस 235, ये ब्रेकआउट आता है उसके बाद ही इसके अंदर बाय बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती दिख रही है। ऑयल इंडिया नतीजे मजबूत नज़र आ रहे हैं इस वक्त आपके लिए। चलिए, तो इस मजबूत नतीजों में भी स्टॉक में एक्शन वो आ नहीं रहा जो आमतौर पर आप देखना चाहते हैं कि मूड ही खराब है, क्या करेंगे आप। चलिए, ख़राब मूड में हिमांशु जी भी एक कॉल देना चाहते हैं। अब हिमांशु जी का कॉल बाय का है, सेल का है, ये तो पता नहीं, वही बताएंगे। हम तो बिगुल बजाकर पूछ सकते हैं हिमांशु जी से। हिमांशु जी के लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, सेल साइड का स्टॉक है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी अभी तक जो करेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, और उनमें से एक स्टॉक है मदरसन सुमी। अनिल जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी कहीं ना कहीं है जो जिस करेक्शन में ये बना हुआ है वो अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, और जिस हिसाब से यहाँ पर आज शॉर्ट बिल्डअप बनते हुए नजर आ रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक 160 रुपए तक जाने के लिए तैयार है, जो कि नेक्स्ट वीक में आता हुआ नजर आ सकता है लेवल्स। तो यहाँ पर मदरसन सुमी एक शॉर्ट ट्रेड है। इसको अनिल जी इनिशिएट करने के लिए हम 170 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदेंगे अनिल जी यहाँ पर, जो कि लगभग 4 रुपए 25 पैसे 4 रुपए 30 पैसे के आसपास काम कर रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक अगर 160-165 रुपए तक भी जाता है तो यहाँ पर 7.5 से 8 रुपए तक का एक कंजर्वेटिव टारगेट मंडे के सेशन में आपको आता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर 3 रुपए का मैं एक स्टॉप लॉस सुझाऊंगा। मदरसन सुमी में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ऑल्टरनेटिवली 170 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। मदरसन सुमी पर आती हुई बिकवाली करने की राय। 170 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद कर आप करें यहाँ पर पूरा का पूरा बिकवाली का सौदा, ऐसा मानते हुए आपके लिए। दोनों ही हिमांशु जी ने टाटा केमिकल और मदरसन सुमी दोनों आज शॉर्ट कॉल दिए हैं, और 17,400 के ऊपर निकलने की कोशिश निफ्टी की हुई नहीं है। 3 बजे के पहले तक अब तक थोड़ा मामला यहाँ पर ढीला ही नज़र आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब एक जो खबर आज आई है श्रिम्प कंपनियों को लेकर, जो कि आशीष चतुर्वेदी के दिल के बहुत करीब हैं, और जब तब भी इस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट हो, और स्पेशली पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, तो आशीष हमेशा तैयार तत्पर रहते हैं कि मुझे लिंक करना है। ऐसे ही आशीष आज भी करना चाहते हैं। तो आशीष, फुटेज आपके सामने आ रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर आंख बंद करूंगा, आप लिंक दीजिए, बताइए क्या क्या है डिटेल्स। सर बिल्कुल, फुटेज देख के आप समझते गए होंगे कि श्रिम्प वाली जो कंपनीज हैं इनके ऊपर एक खबर है। आपने खबर झींगा, हाँ झींगा हिंदी में कहते हैं, श्रिम्प इंग्लिश में कहते हैं सर। हाँ। और ये जितना भारत में नहीं खाया जाता ना, उससे कहीं ज्यादा यूएस और चाइना में खाया जाता है। और भारतीय कंपनी चाइना में क्या चीजें नहीं खाए वो, मतलब उनका मौका, मतलब कौन सी चीजें जो नहीं खाते वो? सब खाते सर वो।
करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, वो तो मतलब कुछ भी खा लें, मतलब मैंने तो सुना, पता नहीं देखा, मैंने तो कीड़े मकोड़े कुछ भी, ये सब कॉकरोच वॉकरोच। सर वुहान वेट मार्केट का वीडियो जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है सर, कभी अच्छा। फुर्सत मिले तो देखना सर। ना भाई, मैं तो यही नहीं देख पा रहा ढंग से, वो वाले कहाँ से देखूँ, प्योर वेजिटेरियन आदमी। बताइए। मैं आप ही की तरफ देख रहा हूँ। सर कंपनीज के लिए बहुत राहत की खबर है, बजट में भी जो है इसका ऐलान किया गया था, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्यूटी हटाई गई है वो मई तक हटाई गई है, लेकिन मैं इंडस्ट्री के सोर्सेज से बात कर रहा हूँ, सभी ये कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांगली पूरी संभावना जो है ये मानी जा रही है कि इसको हटा दिया जाए, क्योंकि सेक्टर अगर आप देखें तो काफ़ी मुश्किल में रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अब क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी हट के जो राहत मिली है, कि इम्पोर्ट ड्यूटी किस पे हटी है आपको बता दूं, जो ब्रूड स्टॉक होता है, ब्रूड स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है श्रिम्प की हैचरीज में ब्रीडिंग के लिए किया जाता है, यानी ब्रीडिंग के लिए आप जो है यूएस से ब्रूड स्टॉक को इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर हैचरीज के जरिए आप देखिए अपना जो श्रिम्प की फार्मिंग्स है, उत्पादन है, इसे बढ़ाते हैं सर। और एक जो श्रिम्प होता है वो करीब 50,000 से लेकर 10 लाख तक के जो है वो और नए श्रिम्प बना सकता है। तो वहाँ पर देखें तो काफ़ी बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि 10% की ड्यूटी इससे पहले लगती थी, अभी ड्यूटी वेव ऑफ कर दी गई है। एक और खास बात यह है कि जो श्रिम्प फीड, क्योंकि देखिए श्रिम्प उत्पादन में दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो जो ब्रूड स्टॉक है वो आपको भारत में नहीं मिलता, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको इसे इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर 10% की ड्यूटी लगती थी, भारत में अवेलेबल नहीं होता था, ये ड्यूटी हटा दी गई है। दूसरा, श्रिम्प फीड का जो कॉस्ट होता है ये भी काफ़ी बड़ा होता है पूरी कंपनीज के लिए भी, जितनी भी कंपनीज हैं, और यहाँ पर भी जो ड्यूटी 15% की लगती थी इसे भी हटा दिया गया है। तो आगे जाकर देखें तो इनके मार्जिन्स पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। खर्चे जो हैं जिस प्रकार से वो घटते हुए नजर आएंगे, और इनफैक्ट जो क्योंकि अब पूरी तरीके से ग्लोबली में आप देखें तो ओपन अप हो चुका है। मैं कंपनीज की जो है एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, वहाँ पर भी ये कहा गया था कि जब लॉकडाउन हुआ था, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी, तब ब्रूड स्टॉक की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, जिसके चलते इनके उत्पादन पर भारी असर पड़ा। लेकिन अब पूरी तरीके से चीज़ें जो है सामान्य हो चुकी हैं, ब्रूड स्टॉक पर ड्यूटी हट चुकी है, तो इसका जो बड़ा फायदा है आपको देखने को मिलेगा सर। IFB एग्रो है, वाटर बेस है, कोस्टल कॉर्पोरेशन, एपेक्स फ्रोजन फूड जैसी कंपनीज के नतीजों पर अगर आप देखें तो आगे जाकर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। पूरे श्रिम्प स्टॉक्स में एक्शन भरपूर आपको नजर आएगा। आज ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिन पर जो बड़ी खबर आती हुई आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। आखिरी आधे घंटे का एक्शन आपके लिए तैयार है और बाजार थोड़े से कमजोरी की तरफ ही रुझान बनाए हुए हैं। नतीजे जो आने वाले हैं उन पर फोकस किया जाए, और अभी भी कई सारी कंपनियों के ऐसे हैं जो रिजल्ट्स आने बाकी हैं, और उनमें से एक और है जो आमतौर पर चर्चा कम होती है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में है हमारे कुणाल जी। कुणाल जी, हनीवेल ऑटोमेशन है अभी भी आपके पोर्टफोलियो में जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं आज? बिल्कुल है अनिल जी, बिल्कुल 100% अनिल जी, और बहुत सालों से है अनिल जी। अच्छी खबर नहीं, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे ऐसा हमारा अनुमान बता रहा है कि मुनाफे में 13% की कमी आएगी, मार्जिन्स भी घटेंगे, कामकाजी मुनाफा भी घटेगा। जरा चार्ट्स बताइए। अनिल जी देखिए, चार्ट कंसोलिडेशन के दौर में ये स्टॉक चल रहा है, और अनिल जी इसको भी अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में शामिल कर लिया गया है। तो अनिल जी जब से ये हुआ है तब से ये स्टॉक रुक गया है, और मुझे लगता है कुछ समय तक कंसोलिडेशन चलेगा। बहुत मुमकिन है कि आपको 40,000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएं, लेकिन अनिल जी एक तिमाही के नतीजों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये लंबी अवधि का निवेश है जैसा कि मेरे पास है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं बिल्कुल बने रहें, मध्यम से लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। और ये भी अनिल जी मेरी राय में अगर पूछें तो F&O में गलत शामिल हुआ है। ओके, तो फिलहाल हनीवेल ऑटोमेशन आप देखिए गिरावट के साथ ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज गिरावट कई सारे स्टॉक्स में आती हुई दिख रही थी, लेकिन एक स्टॉक बजाज फाइनेंस, क्योंकि आज हमने गिरावट यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा आती हुई दिख रही है। सुमित जी बताइए, बजाज फाइनेंस इस स्टॉक पर आपकी क्या राय बनती हुई दिख रही है, और क्या लेवल्स या सपोर्ट लेवल्स अब आप कहाँ देख रहे हैं? 7030 के लेवल्स के आसपास है देवांशी। स्टॉक का सपोर्ट है नीचे में 6850 6800 के पास, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 7200 7250। इधर साइड ब्रेकआउट बड़ा मूव देखने को मिलेगा, तो 7200 250 का लेवल टूटता है तो एक अच्छा तेजी का मूव का शुरुआत होगा, और नीचे में अगर 6800 850 टूटता है तो एक अच्छा करेक्शन का शुरुआत होगा। तो मेरे ख्याल से आज का दिन वेट एंड वॉच करें, नेक्स्ट हफ्ते बजाज फाइनेंस में देखेंगे।
ओके, तो फिलहाल ये राय आपके लिए निकल कर आ रही है। और इस बीच आप देखिए ओवरऑल बैंक्स थोड़ी सी नरमी के साथ ही कामकाज करते हुए दिख रहे थे, लेकिन आज इंडसइंड बैंक ये थोड़ा सा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। 980 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक में कामकाज जरूर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं ये जान लेते हैं। कुणाल जी, इंडसइंड बैंक 980 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक में कामकाज हो रहा है, क्या लेवल्स आपको दिख रहे हैं और क्या आपको भी थोड़ी सी मजबूती दिख रही है इस स्टॉक में? बिल्कुल मजबूती है देवांशी। आप देखिए बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक्स धीरे धीरे करके अपनी जमीन खो रहे हैं, लेकिन यहां अगर आप चार्ट्स देखें तो एक मजबूत चार्ट है, नीचे एक डबल बॉटम पैटर्न का सहारा इसको है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर 1100 रुपए के लेवल्स भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में बिल्कुल इंडसइंड बैंक में खरीदारी करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस रखें 940 रुपए के आसपास, पोजिशनल स्टॉप लॉस दे रहा हूं और पोजिशनल टारगेट है 1050 का। ओके, तो इंडसइंड बैंक यहाँ पे पॉजिटिव ही बनता हुआ दिख रहा है, कब से देख रहे हैं होल्ड करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, ऐसी वीकनेस में भी 980 के लेवल्स के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं और अशोक लेलैंड ये स्टॉक में थोड़ी सी मजबूती आती हुई दिखी है पिछले 10 मिनट में, लेकिन इसके आने वाले हैं नतीजे कैसे रह सकते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ कुशल जुड़ चुके हैं। कुशल, अशोक लेलैंड क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल, नंबर्स जो हैं काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। सबसे पहले आप देखिए कंपनी में आय 17% बढ़कर 5,630 करोड़ पर आती हुई दिख सकती है, क्योंकि प्राइस हाइक्स जिस हिसाब से लिए गए थे उसका क्लियर बेनिफिट यहां पर आता हुआ दिखेगा। कंपनी की मार्जिन्स भी उतनी डिप नहीं हो रही है अन्य ऑटो कंपनियों के मुकाबले। 5.3% से मार्जिन जो है इस बारी 6% रहने का हमारा अनुमान है। और एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप मुनाफा देखेंगे तो पिछले साल 27 करोड़ का ये एडजस्टेड मुनाफा था और इस बारी 65 करोड़ का मुनाफा कंपनी का आता हुआ दिख सकता है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी जो है बेहतर साइड पर कर सकती है। और पर आगे के लिए ये जरूर देखना होगा कि किस तरह से कंपनी जो है ईवी को लेकर स्पेसिफिकली अपने जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, व्हीकल्स हैं, वहां पर किस तरह की रणनीति बनाती हुई दिखती है। और एमएचसीवी के वॉल्यूम्स को लेकर आगे चलकर कंपनी का क्या आउटलुक है ये देखना अहम रहेगा। ओके, तो फिलहाल अशोक लेलैंड पर इस तरह से नतीजे थोड़े से हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है वो फिलहाल तो लाल निशान में, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा थोड़ा सा स्पाइक आता हुआ दिखा। सिमिलर केस आपको गुजरात फ्लोरो में देखने मिल रहा है। पिछले 10 मिनट में करीब 3% तक की मजबूती स्टॉक पर आती हुई दिख रही है, अच्छा स्पाइक है। क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं? सुमित जी आप बताइए गुजरात फ्लोरो, क्योंकि पिछले थोड़ी देर में अच्छी तेजी आती हुई दिखी है स्टॉक पे। लोअर लेवल से रिबाउंड तो आया है, लेकिन स्टॉक के अंदर ऊपर में जो हडल है वो 2950-3000 के पास है। मेरे को लग रहा है कि लेवल टूटेगा, उसके बाद इसमें फ्रेश खरीदारी करनी है। 2950 के बाद एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 2800-2810 नीचे में सपोर्ट है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 2950 का लेवल टूटता है तो उसके बाद फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ओके, तो फिलहाल ये रहा आपके लिए गुजरात फ्लोरो पर आती हुई दिख रही है और आप देखिए 2870 ये लेवल्स के आसपास कामकाज होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक पर। चलिए किरण जी के लिए एक बिगुल। किरण जी बताइए। किरण जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पर हैं। सॉरी देवांशी जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट्स पे है और ये टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। टाटा पावर की बात कर रहा हूँ। टाटा पावर में परसों 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, उसका जो छोटा सा रिट्रेसमेंट, फर्स्ट लेवल का रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ और वापस आज गिरते हुए हम देखने को मिल रहा है। जनवरी महीने से जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसको ब्रीच करते हुए मैं टाटा पावर को देख रहा हूं, तो इसके चलते मुझे लगता है कि टाटा पावर में काफी गिरावट आएगी। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन डेटा में भी 230-225 में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। इसका ये मतलब हुआ कि 225-227 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं टाटा पावर में। तो आपको मैं ऑप्शन की रणनीति बताना चाहता हूं। अभी 235 एट द मनी का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि लगभग 8 रुपए के आसपास मिल रही है, वो बाय करनी है। आपका स्टॉप लॉस 7 रुपए 20 पैसे होना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 13-14 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं सोमवार मंगलवार तक। तो 2 से 3 दिन का व्यू रख के आपको टाटा पावर का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है और पुट के जरिए ही चलना चाहिए, फ्यूचर्स में नहीं शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि रिस्क कम है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स अगर टूटते हैं तो मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। शायद 220 के लेवल्स भी टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। ओके,
तो फिलहाल आप देखिए टाटा पावर यहाँ पे आपको 235 वाली जो पुट है यहाँ पे खरीदारी करनी है और आप देखिए थोड़ी सी वीकनेस बढ़ती हुई दिखी है पावर स्टॉक्स में और इसके साथ ही आईटी स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है और एक स्टॉक जैसे कि हमने बात की परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे करीब 5% तक की गिरावट आज की ट्रेडिंग सेशन में। L&T इन्फोटेक यहाँ पे भी करीब 5% तक की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। एक चेक ले लेते हैं L&T इन्फोटेक पर, क्योंकि थोड़े से लॉन्ग्स बने थे तो कितनी गिरावट आ सकती है यहाँ से। कुणाल जी, L&T इन्फोटेक यहाँ पे गिरावट आज आती हुई दिख रही है करीब 5% के लेवल्स के आसपास की, क्या करना चाहिए? देखिए कमजोर हो गया है चार्ट काफी देवांशी। अगर आप देखिए, मैं इसी चार्ट को देख रहा था, यहाँ पर एक गैप बना है जिसको हम रनवे गैप कहते हैं। आज गैप डाउन ओपनिंग हमने होती हुई देखी और उसके बाद हमने देखा कि पूरे दिन एक भी बार स्टॉक ने रिकवरी नहीं दिखाई। चार्ट पर एक सपोर्ट है कुछ 5800 रुपए के आसपास। ये लेवल्स अगर ब्रीच हो जाते हैं तो L&T इन्फोटेक में आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास भी पोजीशन है उछाल में निकलने का प्रयास करें। 5800 का स्तर टूट जाता है तो भी निकलना होगा, अन्यथा मुझे लगता है कि इसमें 5400 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। L&T इन्फोटेक, ये राय आपके लिए निकल कर आ रही है, थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक 6000 के लेवल्स के आसपास यहाँ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है आज की ट्रेडिंग सेशन में। तो वीकनेस अक्रॉस सेक्टर्स आज के दिन में देखने मिल रही है और ऑटो स्टॉक्स में भी आप देखिए जो बिकवाली है वो थोड़ी सी ज़्यादा आज आती हुई दिख रही है। और पिछले आधे घंटे में भी हम देख रहे थे कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे गिरावट आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और एक राय मारुति पर एक बार फिर ले लेते हैं, क्योंकि लगातार स्टॉक में तेजी आई थी, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। 8730 के लेवल्स के आसपास है, क्या करना चाहिए इस स्टॉक के लिए और अगला सपोर्ट लेवल कहाँ बनता हुआ दिख रहा है? सुमित जी बताइए। देवांशी, मारुति में कोई भी दिक्कत नहीं है, पोजीशंस होल्ड करके चले। ये स्टॉक आने वाले दिनों में 5 डिजिट के अंदर देखने को मिलेगा, यानी 10,000 के लेवल जल्दी ही ये स्टॉक में आएंगे। अभी फिलहाल आज थोड़ी सी गिरावट है, नीचे के अंदर जो स्टॉक का सपोर्ट है 8400 8500 के पास है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर में 9000 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 9300 से 9500 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और पोजिशनल टारगेट 10,000 प्लस के होंगे। जल्दी ये लेवल ऊपर में देखने को मिलेंगे मारुति के अंदर। मारुति पर आप देखिए बने रहे अगर आपके पास पोजीशन है 8730 के लेवल्स के आसपास है। इस बीच अपोलो हॉस्पिटल, इसके नतीजे आ चुके हैं। जो मुनाफा है 134 करोड़ से बड़ा है, 200 के लेवल्स के ऊपर आता हुआ दिख रहा है और 243 ये मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है और जो अनुमान था वो 230 करोड़ के आसपास का था, लेकिन मुनाफा उससे ज़्यादा आता हुआ दिखा है। आय कितनी बड़ी है और मार्जिन्स पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। इस बार माना जा रहा था कि मार्जिन्स हल्के से बढ़ते हुए दिख सकते हैं और मुनाफा जो है वो तो बड़ा ही है, लेकिन आय के नंबर पर नज़र रखते हैं। जो आय है वो भी बढ़ती हुई दिख सकती है इस बार। एक्सपेक्टेड थे कि जो नंबर्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आएंगे, लेकिन चलिए अपोलो हॉस्पिटल डिटेल्स आए तब तक वेट करते हैं। और हमारे साथ आशीष हैं बैंक से बेनिफिट के लिए। आशीष बताइए, कोई स्टॉक ऐड होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल देवांशी, आईडी होगा, कोई बाहर तो निकलेगा नहीं। फिलहाल 3 स्टॉक हैं जो बैन में है, एक एक करके आपको बता देता हूँ। सेल यहाँ पर 93% है, पीएनबी की जो है पोजीशंस अभी 92% है और बीएचईएल में देखें तो 89% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो तीनों स्टॉक में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 80% से कम हो। स्टॉक बैन में है, बैन में बने रहेंगे, लेकिन फ्रेश एंट्री की स्लाइड प्रोबेबिलिटी अभी तक पूरी तरीके से कंफर्मेशन आए नहीं, क्योंकि बाजार बंद होने के लिए समय है। टाटा पावर यहाँ पर देखें तो 95.7% है, प्रिसाइजली 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। हालांकि कोई बड़ी पोजीशन बिल्टअप यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, अभी भी बॉर्डर लाइन से थोड़ा ही ऊपर है। तो टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक हो सकता है कि जो बैन में आ जाए, वैसे थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है। कल 91.4% के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था, अभी 95.7% है। तो यहाँ पर क्लोजली वॉच करना होगा, बाहर तो कोई नहीं आ रहा। ओके, तो टाटा पावर ये स्टॉक है जिसका एडिशन हो सकता है, लेकिन अभी अभी हमने कॉल भी ली थी कि कॉल के जो पुट है वो लेनी है आपको, लेकिन टाटा पावर अगर बैन में आ जाता है तो यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस ऑलरेडी हम देख रहे हैं इस स्टॉक में। लगातार 96% है, तो थोड़ा सा बॉर्डर पर है। देखते हैं कि आज ये ऐड होता है या फिर 3 ही स्टॉक्स रहते हैं। शुक्रिया आशीष। और एक स्टॉक, आज आईटी स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, कोफोर्ज भी, और जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट एडअप होता हुआ दिखा है, करीब 16% की पोजीशन बिल्डअप हो चुकी है। इस स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं। किरण जी, कोफोर्ज वीकनेस है स्टॉक में फिलहाल, 4500 के लेवल्स को भी तोड़ा है, क्या करना चाहिए?
देखिए कोफोर्ज में मेरा मानना है कि वीकनेस तो जारी है। हमने वर्टिकल फॉल 6000 से लेके 4600 तक देखा। 4600 4800 ये 200 पॉइंट में थोड़ा सा कंसल्ट कर रहा है और वापस आज डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न काफी खराब हो चुका है, क्योंकि जो एक्यूमुलेशन हुआ था लगभग सितंबर 21 से लगभग जनवरी 22 तक, तो ये सारा का सारा ट्रैप हो चुका है। और मेरा मानना है कि और निचले स्तर आते हुए हम देखने को मिल जाने चाहिए। वीकनेस है अगर किसी के शॉर्ट पोजीशन से, तो मैं मानता हूं कि 4600 के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करे, लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकले, और प्रोबेबिलिटी है कि ये 4000 के आसपास के टारगेट्स आते दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो वीकनेस बिल्कुल इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। ओके, जो वीकनेस है वो आगे बढ़ती हुई दिखेगी और 4485 के लेवल्स के आसपास कामकाज होता हुआ दिख रहा है। एक बिगुल किरण जी के लिए। हिमांशु जी। ओके, सॉरी, हिमांशु जी के लिए एक बिगुल है। बताइए हिमांशु जी, आपकी कॉल। बिल्कुल देवांशी सॉरी मैं देवांशी जी की वजह जानबूझ से के ऐसा ही कुशल ये बोल रहा है आपने जानबूझ के बदला लिया। नहीं अनिल जी, मैंने वो बदला नहीं लिया, पर वो जो देवांशी जी हो गया था ना इस हफ्ते, उसके चक्कर में थोड़ा कॉन्शियस हो गया, तो देवांशी ही बोलना चाह रहा था बस। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर। अनिल जी, एक स्पेशल पिक है मेरे पास। मीडिया स्पेस में जबरदस्त एक्टिविटी है। कुछ समय पहले हमने एनडीटीवी के स्टॉक में एक बाय रिकमेंडेशन दिया था, हालांकि कुछ समय लगा स्टॉक को चलने में, लेकिन इसी हफ्ते में स्टॉक 45% ऊपर है। और आपने भी अनिल जी बड़ी सही बात हाईलाइट की थी उस समय की, जिस तरह के एड रेवेन्यूज इस समय में टीवी चैनल्स और इन सब पे देखने को मिले हैं, तो बड़े अच्छे नंबर्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। आज आपके मीडिया के भी बहुत अच्छे दमदार नंबर्स आए थे। तो एक स्टॉक अनिल जी जो प्रिंट मीडिया में बेसिकली है वो है एचटी मीडिया, जो कि मेरे रडार पर है। और अनिल जी वीकली क्लोज स्टॉक का बहुत ही पॉजिटिव नोट पर देखने को मिल रहा है। अनिल जी स्टॉक ने एक वी शेप रिकवरी दिखाई लोअर लेवल से, और लगभग 6 महीने यहाँ पर एक जबरदस्त साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिली। और वीकली क्लोज इस स्टॉक का उस रेजिस्टेंस जोन जो कि 33-34 रुपए के आसपास था, उसके डिसाइसिवली ऊपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर कट एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से आने वाले समय में एक बहुत अच्छी तेजी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो आज स्टॉक ऑलरेडी 10% बढ़ा हुआ है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि कोई भी डिप मिलता है 35-36 रुपए तक भी, तो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। वीकली क्लोजिंग बेसिस 33 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। अपसाइड में अनिल जी पहला कंजर्वेटिव टारगेट 50 रुपए का है, उसके बाद यहाँ पर 65 और 72 रुपए तक के भी टारगेट्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आते हुए नजर आ सकते हैं। अनिल जी लीडिंग इंडिकेटर्स में वीकली चार्ट्स में आरएसआई में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट जोन में है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का टेक्निकल सेटअप है और जिस तरह के इंडिकेटर्स हैं वो दोनों ही सपोर्टिव हैं, और यहाँ पर एक अच्छी तेजी आने वाले समय में एचटी मीडिया के स्टॉक में आते हुए नजर आ सकती है। एचटी मीडिया इस पर राय आते हुए दिख रहे हैं, और 72 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखेंगे। 33 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एचटी मीडिया में खरीदारी करने की राय फिलहाल हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। इस बीच अपोलो हॉस्पिटल्स के जो आय और साथ ही जो मुनाफे का नंबर है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 243 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने इस बार क्लॉक इन किया है, और इसके साथ ही जो आय है वो भी अनुमान से बेहतर आती हुई दिख रही है। 3640 करोड़ के आसपास की आय है, जो कि अनुमान से बेहतर है, लेकिन स्टॉक ज्यादा रिएक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। 4510 के लेवल्स के आसपास है। एक राय भी ले लेते हैं। सुमित जी, एक राय अपोलो हॉस्पिटल्स पर क्या लेवल्स आपको अहम दिख रहे हैं? स्टॉक बहुत ज्यादा रिएक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, अनुमान से बेहतर नंबर्स इस बार आते हुए दिखे अपोलो हॉस्पिटल के। स्टॉक में तो रिएक्शन ऐसा नहीं दिख रहा है देवांशी। स्टॉक के अंदर तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा गिरावट आ रहा है, तो फिलहाल इसके अंदर सपोर्ट समझ के चले। नीचे के अंदर 4350 का सपोर्ट है, और ऊपर के अंदर स्टॉक के अंदर 4600 का रेजिस्टेंस है। 4600 का लेवल ऊपर भी टूटेगा, उसके बाद फ्रेश खरीदारी करनी है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 4350 नीचे में सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए। तो आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे जिस तरह से मैं कह रही थी, स्टॉक बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट है देखना, जिससे कि हम हर कंपनी के देख रहे हैं, तो एबिटा और मार्जिन किस तरह से आए इस पर नजर रखते हैं। लेकिन किरण जी, आपको कुछ कहना था? बिल्कुल देवांशी जी, हमने थोड़ी देर पहले टाटा पावर का कॉल पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दी थी 8 रुपए में। अभी मैं ये सिर्फ अपडेट देना चाहता हूं कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ब्रेकडाउन, वो हो चुका है।
और अभी जो मैंने कॉल दी थी वो 8 रुपए पे थी। आपको आपका स्टॉप लॉस अभी 8 रुपए पे लेके आना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ 225 220 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे सोमवार मंगलवार तक, तो ये शॉर्ट पोजीशंस रखे। आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है जो अभी 9 रुपए 50 पैसे चल रहा है वो लगभग 14 से 18 रुपए तक देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी मूव आपको खानी है। 3 दिन के लिए ये पुट ऑप्शन लेके चलना चाहिए, आपका नुकसान नहीं होगा करंट लेवल्स पे। अगर आप 8 रुपीज पे जहां पे हमने कॉल दी थी वहां पे आपका स्टॉप लॉस लगाए तो। टाटा पावर पे ये अपडेट है, आप नोट डाउन कर लीजिए लेवल्स को। फिलहाल 231 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ। चलिए अनिल जी 3:20 हो गए हैं, तो अनिल जी के लिए बिल्कुल। और आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी भी गिरावट है। नास्डैक भी हम देख रहे हैं करीब 125 अंकों की गिरावट। डाउ फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं 160 अंकों की गिरावट है। गिरावट ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसी लेवल्स के आसपास डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स में भी कामकाज होता हुआ दिखा है। हमारे बाजार में भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा खतरा है। 38,500 के लेवल्स के नीचे निफ्टी बैंक और निफ्टी 17,362 इस लेवल्स के आसपास। आखिरी 1 घंटे में कुछ हुआ नहीं है, मुश्किल से 10-15 पॉइंट निफ्टी नीचे आया है। 17,375 था, वहीं का वहीं है एक्चुअली, 10 पॉइंट नीचे आया है ज़्यादा। बैंक निफ्टी भी 38,550 था, 50 पॉइंट अभी नीचे आया। तो बेसिकली वही वाली बात है जो हम कह रहे थे कि जो ऑप्शन राइटर है उसने दोनों तरफ बैलेंस करके रखा हुआ है। और बैलेंस करके रखना आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रेंज किस तरह की दिख रही है। उस रेंज के दोनों तरफ अगर आपको पुट और कॉल में ओपन इंटरेस्ट बराबर दिखे, इसका मतलब ये कि बिल्कुल प्रोग्राम ट्रेडिंग हो रही है और उसमें ऑप्शन की प्रीमियम कमाने का इरादा है। और स्पेशली जब प्रीमियम आपकी ज़्यादा चल रही हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, जब उतार चढ़ाव ज़्यादा हो तो लोग ऑप्शन में नेचुरली ज़्यादा प्रीमियम देने के लिए तैयार होते हैं। सो स्मार्ट जो राइटर्स हैं वो दोनों तरफ की प्रीमियम बनाने के चक्कर में लगे हैं। और उसमें थोड़ा सा टिल्ट, थोड़ी सी जो मतलब झुकाव जो है मंदी की तरफ हल्का सा ज़्यादा है, ग्लोबल मूड माहौल को देखते हुए, हमारे यहाँ के बाजार के 17,400 के नीचे के लेवल को देखते हुए। सो क्लोजिंग के का जहाँ तक सवाल है, 17,335 की क्लोजिंग आपको मिली थी बजट से ठीक 1 दिन पहले 31 जनवरी को। उसके आसपास आप बंद होने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और 1 फरवरी को बजट के दिन 17,575, तो 17,335 के नीचे बंद होंगे तो आप खराब हैं, ठीक है। इसलिए आज हमने क्लोजिंग स्टॉप लॉस 17,325 का दिया है, ठीक है। 17,575 के ऊपर बंद होंगे तो अच्छे हैं। अब न तो इसके नीचे बंद हो रहे हैं ना ऊपर, बीच में बंद हो रहे हैं, तो आप एक दिन कुछ न करें, इंतजार करें, सोमवार को आकर देखेंगे क्या कुछ होता है, ठीक है। वैसे क्लोजिंग अच्छी नहीं, क्योंकि 17,500 के नीचे बंद हो रही, तो आपके लिए रिस्क नीचे में 17,225 275 अगला पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद 17,050 से 17,125 ये 2 लेवल है जिसके लिए खुलती है। लेकिन फिर भी 17,335 के नीचे बंद होता तो ज़्यादा खराब होता। तो हो सकता है इस रेंज में 600 पॉइंट की ज़्यादा हम ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वेट एंड वॉच करो, कोई हड़बड़ी जल्दबाजी ना करें। फ्रेश पोजीशन बनाने जैसा मार्केट है नहीं किसी भी एक तरफ, ठीक है। और अगर करें आप तो हेजिंग करके चलें, ये ज़रूरी होगा। बैंक निफ्टी ये भी 38,500 के आसपास ही बंद हो रहा है, तो दोनों तरफ का मामला बराबर ही है। 38,000 के पे सपोर्ट है, 39,000 पे रुकावट है। तो मेरे ख्याल से फ्रेश ट्रेड सोमवार को आकर लें, ज़्यादा बढ़िया है, बजाय इसके कि अभी करें। क्योंकि वो 14 तारीख को फेड की एक मीटिंग की भी बात करें जो नॉर्मल मीटिंग है। हालांकि बहुत बार आज क्या होता है अचानक से, जब मेन तो एक प्रॉब्लम क्या है इस मार्केट की, जब गिरता ना तो उसके बाद सबके पास कारण होते हैं, भले सही हो गलत तो होते सबके पास है। पूरे दिन भर में इतने मैसेज, अरे फेड की इमरजेंसी मीटिंग हो रही है क्या, अरे सीधा आधा 1% अभी बढ़ा दे। अरे भाई वो पहले से ही है, इस मीटिंग में ब्याज दरें बढ़ाते भी नहीं। हाँ, कोई आके कुछ बोल दे कर दे वो तो हमेशा बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। हमारे यहाँ के जैसा थोड़ी कि एमपीसी के मेंबर 6 मेंबर है तो वो इतना रेस्पेक्ट रखते हैं, आम राय बनती है, फिर गवर्नर साहब आके बोलते हैं। वहाँ तो कोई भी किधर भी जाके भाषण दे देता है। अमेरिका में दे दिया उसने। अब वो बुलार्ड साहब ने क्या बोला, 1% बढ़ाएंगे जुलाई तक। हाँ। यहाँ पर सर एक और चीज़ थी, मैं सुबह जब ग्लोबल स्टडी कर रहा था तो कुछ एक एनालिस्ट ये बोल रहे थे कि उन्होंने अपने जो वक्तव्य था उनका उसमें ये चीज़ कही थी कि मैं फेड को ये सजेस्ट करता हूँ कि वो बीच में भी, मतलब मीटिंग्स के बीच में भी, जैसे जो इंटरेस्ट रेट की बैठक होती है उसके बीच में भी इंटरेस्ट बढ़ाएं। उसमें इनका इतना क्या इंटरेस्ट है अब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में? बुलाड़ साहब हिंदुस्तान के होते तो हम थोड़ा उस पर तहकीकात भी करते, जांच वांच करते, समझते हैं। मतलब कोई इलॉजिकल बात है। जब भाई फिर एक संस्था रखी किस लिए? जिसका काम है उसको करने दो, आपकी जो राय उनको दो, मार्केट को क्यों दे रहे हो जिसको नहीं चाहिए बिना मतलब ऊपर नीचे। ऐसा हाल है। मतलब ये हमारे थोड़े कनाडा वेनाडा अमेरिका के पास रहे हैं कुणाल जी, आपकी क्या राय है इस पर?
अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल जी। हालांकि देखिए अनिल जी, यूएस में भी कोशिश ये रहती है कि हमेशा पहले बाजार को आगाह करें अनिल जी, तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई सरप्राइज रेट हाइक्स होंगी, लेकिन अनिल जी बेवजह की चिंताएं पैदा करते हैं अनिल जी सब लोग। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जो है वो है, सिंपल सी चीज़ है। चलिए तो अभी आज कुछ नहीं जो है वो, मतलब चलिए मंडे आके देखेंगे, अभी कुछ मूड नहीं है नया। बिल्कुल सर, मैं ये भी कह रही थी कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यूएस में ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो आजकल ना वो यील्ड्स के चलते बहुत ज़्यादा मार्केट्स भी बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा चिंता की बात है। करेक्ट, तो चीज़ें जो है उसको संभालो, आप नया कुछ करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि रेंज के बीचों बीच में, रेंज के नीचे 17,100 के आसपास आया था, तब हमने कहा भी कि ओवर सोल्ड है, पुट कॉल रेशियो के लिहाज से भी, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन के लिहाज से भी वहाँ खरीदने की राय भी थी। अब चूंकि ना ओवर सोल्ड है ना ओवर बॉट है, पुट कॉल रेशियो भी आज घटकर अभी मैं देख रहा था 1.20 पर आ गया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ओवर सोल्ड है, तो आराम से फिर देखते हैं, कल देखा जाएगा, मंडे को देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बाजार में कुछ भी ट्रेड लेने की राय नहीं बन रही है, लेकिन इस बीच जय के लिए बिगुल, जय का कैश का ऑप्शन। जय गुड आफ्टरनून, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू देवांशी। देवांशी, खरीदना है औरोबिंदो फार्मा का 700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, 15 रुपए 10 पैसे पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसमें मुझे टारगेट्स अच्छे नजर आ रहे हैं, रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लग रहा है। इसका जो पहला टारगेट है वो है 23 रुपए 90 पैसे का, दूसरा टारगेट है 28 रुपए 60 पैसे का। सो 23.90 एंड 28.60, ये दो टारगेट्स के लिए आप 15 रुपए 10 पैसे पे खरीदे औरोबिंदो फार्मा का 700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। 10 रुपए 30 पैसे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा 10.30 का। 716 730 ये लेवल्स आपको स्पॉट में देखने मिल सकते हैं, मतलब कि यहाँ से लगभग 4% तक का मूव आपको औरोबिंदो फार्मा में देखने मिल सकता है। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है, और मैं अनिल जी से सहमत हूँ। इनफैक्ट अगर आप देखें देवांशी पूरा डेटा तो, और ओवरऑल मार्केट काफी एक रेंज में आ चुका है, खासकर निफ्टी यहाँ पे 17,100 200 की रेंज नीचे की तरफ है, तो 400-500 की रेंज ऊपर की तरफ है, और अभी 350 के आसपास है। तो थोड़ी आई थिंक मोर क्लैरिटी चाहिए टू टेक फर्दर कॉल ऑन निफ्टी, हेंस ये स्टॉक ऑप्शन रिकमेंड किया है। ये है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा पर जय ठक्कर की राय, 700 का कॉल ऑप्शन है, और टाइम कम है, इसलिए सुमित जी मैं आपके पास आ तो रहा हूं लेकिन बिगुल नहीं बजा रहा हूं। बताएं अपना सुपर हिट स्टॉक। कोई बात नहीं अनिल जी, बिना बिगुल के स्टॉक जो है वो सेल साइड का है। स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली लास्ट 1 महीने से करेक्शन देखने को मिल रहा है, फिर थोड़ा सा साइडवेज मूव देखने को मिला और अब वापस से करेक्शन। स्टॉक का भाव 1255, स्टॉक का नाम टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कॉम के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले 5 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं, अगले हफ्ते में ये स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकती है। 1280 के स्टॉप लॉस से बेचे, 1225 और 1200 रुपए तक का लेवल टाटा कॉम के अंदर देखने को मिल सकता है, तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा टाटा कॉम में। ओके, तो टाटा कम्युनिकेशन में यहाँ पे ये राय निकल कर आ रही है 1254 के लेवल्स के आसपास फिलहाल कामकाज होता हुआ दिख रहा है। 1200 तक के टारगेट्स आपको यहाँ से देखने मिल सकते हैं, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है, केवल कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि थोड़े से गेंस यहाँ से आते हुए दिख रहे हैं। केवल 2.5 मिनट का समय रह गया है, जैसे कि हम देख रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि जो मेटल की कीमतें हैं वहाँ पे थोड़ी सी बढ़त देखने मिली थी, लेकिन इसके चलते भी हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो मेटल स्टॉक्स है वो रिएक्ट करते हुए नहीं दिख रहे थे। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी नज़र कर लेते हैं। आज के दिन में आज हमने देखा डीवीज़ के नतीजे आते हुए दिखे, इंडिया सीमेंट्स यहाँ पे भी जो नतीजे आते हुए दिखे वो करीब 3.5 करोड़ के लेवल्स के आसपास थे, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्टॉक रिएक्ट करता हुआ नहीं दिखा, जैसे कि हम देख रहे थे। आज की जो क्लोजिंग है वो लाल निशान में ही होने की बात होती हुई दिख रही है। निफ्टी आप देखें यहाँ पे काफ़ी गिरावट के साथ ही बंद होने की जो संकेत हैं वो आते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए निफ्टी फिलहाल 220 पॉइंट नीचे 17,385। निफ्टी बैंक फिलहाल हम देख रहे हैं 435 पॉइंट्स नीचे 38,572 ये लेवल्स। और सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं 855 अंकों की गिरावट फिलहाल आती हुई दिख रही है, और ज़्यादातर आज जितने भी इंडाइसेस हैं वो लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट थी, IT स्टॉक्स में गिरावट आज देखने मिली थी, और मिड कैप स्टॉक्स में भी आज गिरावट। IOC एक और स्टॉक है जहाँ पर 1-1.5% की तेजी इस वक्त दिख रही है। कोई BTST करना चाहता है, अगर नहीं करना चाहता तो कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर किसी का मन हो करने का तो हाथ खड़ा करे।
मुदीत जी बताइए। सर बिल्कुल बाय करके चलेंगे। देखिए थोड़ा सा सेंटीमेंट्स गड़बड़ हुआ है, बट ओवरऑल हमें कहीं ना कहीं लगता है मार्केट में यहाँ से तेजी बननी चाहिए। आईओसी में अच्छा सेटअप बना हुआ है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 121.22 यहाँ पर सीएमपी है, लॉन्ग करके चलेंगे। 130 रुपए तक के अपसाइड मूव 3 से 4 दिन के अंदर आईओसी में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस आएगा 118 का। राय इस वक्त आईओसी पर, आई लेटर के लिए दिन ठीक है। देखो आईओसी ऊपर है, इंडसइंड बैंक ऊपर है, इंडिगो ऊपर है, आईजीएल ऊपर है। तो 4 स्टॉक ऐसे हैं जो मजबूती के साथ बंद होने को हैं तैयार आज। या कमज़ोर जो है वो भी आपको बता दूं थोड़े, Naukri.com 6.5%। आज जो भी है ना नए ज़माने के स्टॉक है उनकी तो हालत ही बड़ी ख़राब है। तो ये तो गया Naukri.com। इसके अलावा एक और कौन सा था ना एफएनओ में जो हाल ही का लिस्टेड है, एफएनओ वाला एक और स्टॉक जो कमज़ोर हुआ है, अच्छा इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना 5.5% ये भी कमज़ोर हुआ है। कोफोर्ज नीचे, एल&टी इन्फोटेक नीचे। काफ़ी स्टॉक्स हैं मिड कैप आईटी स्पेस में जहाँ पर आज बड़ी तगड़ी मार पड़ती हुई दिखी है। ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन है कमजोरी की तरफ भरपूर। चलिए फाइनल क्लोजिंग 17,345 के आसपास प्रोविजनल क्लोजिंग निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 580 अंक नीचे 38,430 पर आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर फोकस कर लेते हैं। मेटल की कीमतों में तेजी का माहौल बना हुआ है। एमसीएक्स पर एल्यूमिनियम जहां रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, कॉपर जिंक भी 3 से 4 महीनों की हाई बना रहे हैं। तो क्या मेटल में अभी और तेजी बाकी है? देखिए हमारा